वहाँ से ही एक और चीज़ माइंड में आई, हम विटनेस की बात कर रहे हैं तो एक बंदा इतने लोगों के आगे मर्डर कर देता है जी। आपको मुझे सबको पता है सोसाइटी में कि मर्डर इसने ही किया है। 10 साल बाद जी न्यूज़ आ जाती है कि ये केस से बरी हो गया, मैंने किसी पर FIR करवानी है ऐसे। तो कुछ बेसिक चीज़ें जो मेरी प्रोसीडिंग को और बेटर कर सकती हैं कि हाँ जी इतने बेसिक चीज़ें तो पता हो एज अ सिटीज़न। अब जब मान लीजिए कोई इमरजेंसी सिचुएशन है ना, उसमें तो आप किसी प्रोसेस का ध्यान नहीं रख सकते, लेकिन अगर आप इतने सेंसेस में हैं कि आप उस प्रोसेस के लिए अवेयर हो सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं, तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी है कि मेंटेन अ रिकॉर्ड। आप रास्ते में चले जा रहे हैं, आपकी गाड़ी टकरा गई है, तो आपने 100 नंबर पे कॉल किया या आप किसी पुलिस ऑफिशियल के नंबर पे कॉल किया, तो मेंटेन अ रिकॉर्ड कि इस नंबर से कॉल गई, इतने बजे गई, इतनी ड्यूरेशन की थी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गया, हाई कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट गया, तो हम वकील की फ़ीस इंक्रीज़ कर देते हैं कि जितना बड़ा कोर्ट उतनी बड़ी फ़ीस। लेकिन जब बेसिक कंप्लेंट हम दायर करते हैं उस वक्त हम किसी वकील को अच्छे को हायर करना नहीं चाहते हैं, जो कि करना चाहिए, बिकॉज दैट इज़ द ग्राउंड। वहाँ हम अपना दिमाग यूज़ कर लेते हैं, अपने हिसाब से लिख लेते हैं, और जाने अनजाने में हम कुछ गलतियाँ कर बैठते हैं, बिकॉज वी आर नॉट लॉ प्रोफेशनल्स। एक नाइफ है, एक नाइफ है, उससे आप सब्जी भी काटते हैं, उससे आप मर्डर भी करते हैं। भगवान ने मेल को फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनाया है। मेल इज़ कैपेबल, मोर कैपेबल टू हिट अ फीमेल। मेल इज़ मोर कैपेबल टू रेप अ फीमेल, बिकॉज फिजिकली वो पावरफुल है ना, भगवान ने ऐसा बनाया है। तो जब एक वीकर सेक्स में ये नहीं कह रहा कि कोई उनमें कोई कमी है, वीकर सेक्स में फिजिकली अगर वो इस चीज़ को रेजिस्ट नहीं कर सकती हैं, तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए हमें लॉस तो बनाने पड़ेंगे ना। तो सर सरकार कह रही है कि हमने पुराने सारे केसेस जी ख़त्म कर देने, जितने भी पेंडिंग केसेस हैं, पर अगर हम देखें तो मुझे लगता है 70-80% या मेजरली आधे से ज़्यादा केसेस तो उसमें सरकार ही लिटिगेंट है, तो अपने केसेस ही नहीं सर ख़त्म हो रहे इनसे। आज की डेट में जिस तरह से अवेयरनेस बढ़ रही है, लोगों की लिटरेसी रेट बढ़ रहा है, उस हिसाब से हर छोटी चीज़ के लिए भी लोग अपना राइट अवेल कर रहे हैं, केसेस आ रहे हैं, जो कि गलत नहीं आए थे। नहीं, जो कि गलत नहीं है, बट इसके साथ साथ जो मिसयूज़ ऑफ द लॉज है वो भी बढ़ रहा है। आई टेल यू वेरी सिंपल थिंग, अगर मैं एक इंटेलिजेंट इंसान हूँ, लेट्स से मैं एडवोकेट नहीं हूँ पर मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं लॉ की पकड़ रखता हूँ, या मैं इंटेलिजेंट हूँ, मेरी नॉलेज अच्छी है, या मैं शार्प माइंड हूँ, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आई कैन नॉट बी करप्ट। अगर मैं इंटेलिजेंट हूँ तो मैं लॉ का मिसयूज और भी ज़्यादा तरीके से कर सकता हूँ। कुछ बहुत बड़े बड़े एलिगेशंस लग रहे हैं, पूरी कम्युनिटी की यहाँ बात हो रही है सर। मैं नेगेटिव होना नहीं चाहता, बट एलिगेशन थोड़े से नेगेटिव ही लगे हैं। मोस्ट वेलकम। कि अब लोग अब जैसे ये 3 बहुत मेजर हैं सर। एक तो कह रहे हैं कि वकील के पास जाओ, उतना मुद्दा होता नहीं जितना डरा देते हैं, बढ़ा चढ़ा कर बता देते हैं। ये बंदा बस उनकी राय देखता है कि प्रभु आप ही बचाओ हमें। सर लोग कहते हैं कि वकीलों से तो भगवान ही बचाए हमें, ऐसा क्यों कह रहे हैं लोग? आपसे मैं पूछूं, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि वकीलों से तो भगवान ही बचाए? सर आप यहाँ तो वकालत छोड़ दो, यहाँ भी क्रॉस क्वेश्चनिंग। नहीं प्रणव, क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं। देखिए, ये एक माइंडसेट की बात है। अगर मैं कहूँ कि वकील ही भगवान बन के आपको बचाता है तो कैसा रहेगा? आपके पास कोई मुसीबत आती है, कुछ आती है, अनफॉर्चुनेट चीज़ आपके साथ हो जाती है जिसमें आपको कानूनी सहायता लेनी पड़ती है, तो एक वकील ही आपको बचाता है। तो ये एक माइंडसेट की बात है। जिसके साथ अच्छा नहीं हुआ वो कहता है कि मेरे को तो वकील से भगवान ही बचाए, और जिसके साथ अच्छा हो गया वो कहता है कि मेरा वकील तो भगवान बनकर आया। तो ऐसा नहीं है, ये एक माइंडसेट की बात है। कुछ चीज़ें ज़्यादा पॉपुलर हो जाती हैं, कुछ कम पॉपुलर हो जाती हैं। मैं अगर अपने आप को देखूँ, अपनी प्रैक्टिस को देखूँ, तो आई एम वेरी सेटिस्फाइड। जब हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं, जब हम उनका केस करते हैं, जब वो खुशी से वापस जाते हैं, या किसी का केस नहीं भी सूटेबल होता हम उसको बता देते हैं, तो धर्म का काम करते हैं, तो आई थिंक तो क्लाइंट खुश जाते हैं। तो ये डिपेंड्स अपॉन पर्सनल टू पर्सनल थिंकिंग। बट सर ज़्यादातर देखें ना कि लोगों की अप्रोच लास्ट तक, मतलब इन्होंने एडवोकेट्स को एक लास्ट रिजॉर्ट रखा होता है। पहले जैसे कहते हैं ना, सेल्फ मेडिकेशन ही चल रही है जी। 2 चीज़ें हैं, एक तो क्या ये सच में एक हवा है, या फिर ये एडवोकेट सच्ची बंदे को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करते हैं, उससे निचोड़ने को फिरते हैं। क्योंकि ये चीज़ मैं नहीं बोल रहा, बट जो चीज़ हम सुनते हैं सोसाइटी में चल रही है, या फिर एडवोकेट भी सिस्टम के अगेंस्ट बाउंड है। मतलब ये कुछ 2-3 चीज़ों में मुझे नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ये जो बात आप कर रहे हैं कि एडवोकेट्स ऐसा करते हैं, एडवोकेट्स ऐसा नहीं करते हैं, ये एडवोकेट्स की कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ये एक सामाजिक प्रॉब्लम है।
अब आप देखिए, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, मतलब आई एम नॉट मेकिंग एनी कमेंट ऑन एनी प्रोफेशन, या आप किसी लॉयर के पास जाते हैं, या आप किसी अपने कार मैकेनिक के पास जाते हैं, वहाँ भी आपको अच्छे बुरे इंसान दोनों मिलेंगे। आपको कुछ डॉक्टर्स भी गुमराह कर सकते हैं, आपको आपका कार मैकेनिक भी गुमराह कर सकता है, आपको लॉयर्स भी गुमराह कर सकते हैं। तो ये एक प्रोफेशन के ऊपर एक जब स्टैंप लग जाना, दैट इज़ रॉन्ग। ये हमारी अपनी विजडम पे डिपेंड करता है, जो जिस प्रोफेशनल के पास हम जाते हैं उस प्रोफेशनल के एथिक्स पे डिपेंड करता है। तो आई थिंक किसी चीज़ पे लेबल लगा देना कि वकीलों की वजह से ऐसा होता है, वकीलों की वजह से ऐसा नहीं होता है, आई थिंक दैट इज़ रॉन्ग। ये एक सामाजिक इशू है और एक जनरल इशू है। इसमें किसी एक पर्टिकुलर प्रोफेशन को साइडलाइन करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। अब आपकी बात है, मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे कंटैक्ट में बहुत ही ऐसे अच्छे लॉयर्स हैं, दे आर डूइंग वंडरफुल मार्वलस जॉब पब्लिक और सोसाइटी के लिए। सर मैं कल अमेरिका से हूँ फॉर एग्जांपल, Right. आज मैं फंस गया केस में, राइट ना मेरा कोई इधर आगे पीछे यार दोस्त, क्योंकि ये कंट्री मेरी नहीं है। राइट कैसे पता लगवाऊँ कि विच एडवोकेट इज़ द राइट वन फॉर मी, कौन एक्सप्लॉइट करेगा। गाड़ियों में हम देख लेते हैं फीचर किसके ज़्यादा हैं वो उठा लेते हैं, स्पीड किसकी ज़्यादा है, Right. इधर क्या देखना है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सी वैसे आजकल के टाइम पे तो ये इतना मुश्किल नहीं है किसी की रेपुटेशन पता करना। आजकल आपके पास गूगल रिव्यूज़ हैं, बिकॉज हर प्रोफेशन के लोग आजकल डिजिटल मार्केटिंग में हैं, मीडिया में उनकी प्रेजेंस है, तो उनके गूगल रिव्यूज़ देखना, उनकी पास्ट हिस्ट्री देखना, और रेपुटेशन आई थिंक ट्रैवल्स वेरी फास्ट। अगर आप देखिए किसी भी चीज़ की रेपुटेशन पता किए बिना किसी प्रोफेशनल को हायर करते हैं, मैं फिर कहूँगा चाहे आप किसी कार मैकेनिक को हायर करते हैं, जैसे आपने कार की बात करी तो मैं वो एग्जांपल दे रहा हूँ, या आप किसी लॉयर को हायर करते हैं, किसी डॉक्टर को हायर करते हैं, तो यू शुड डू योर होमवर्क बिफोर अप्रोचिंग। और डॉक्टर्स के पास हम जाते हैं तो एक बड़ा कॉमन सा वर्ड हम यूज़ करते हैं, सेकंड ओपिनियन। तो आप सबके पास अपना राइट है टू हायर एनी एडवोकेट आफ्टर हैविंग योर सेकंड थर्ड ओपिनियन, इट्स योर ओन विजडम। और आजकल इंटरनेट के ऊपर, गूगल के ऊपर इतना बेसिक लॉ अवेलेबल है कि इट मेक्स यू अवेयर। तो मुझे नहीं लगता कि किसी पढ़े लिखे इंसान को आज की डेट में बेवकूफ़ बनाना कोई इतना आसान है। सो ये अपनी पर्सनल विजडम के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब सर जैसे अभी रिसेंटली कंगना जी का केस हुआ है, जो कुलविंदर कौर, चलो ये केस स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ चाहूँगा कि हम अभी क्या सेक्शन, कौन सी धारा लग रही है, और नंबर्स पर ना जाकर उसकी कितनी इफ़ेक्टिविटी है उसका, जब वो लागू होते हैं तो उसका क्या असर पड़ता है समाज पर, उस पर बात करेंगे, उस पर मेजर फोकस रहेगा हमारा। तो सेम वे सर उस लेडी ने बहुत इजीली शी स्लैप्ड कंगना रनौट, राइट, चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे भी रिसेंटली। पर लॉ यहाँ सख्त नहीं है तो डर गायब हुआ है, या ऑल्सो सेम चीज़ मैं देखता हूँ कोई मेल कर देता। देखिए प्रणव, इसमें दो बातें हैं। एक तो आपने मेल और फीमेल की बात करी, दूसरा आपने कहा कि लॉ सख्त नहीं है। जितना कि हमने लॉ को स्टडी करा है, एज़ पर माई नॉलेज, आई थिंक हमारा लॉ काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है, इट कवर्स ऑलमोस्ट एवरी ऑफेंस। बाकी जैसे जैसे समय बढ़ता है, जैसे जैसे टाइम प्रोग्रेस होता है, नई चीज़ें, जैसे अब साइबर लॉ है, साइबर लॉ काफ़ी लेट आया जब साइबर फ्रॉड्स होने शुरू हुए। इस तरह से लॉ के सेक्शंस होना, लॉ के प्रोविजंस होना, और किस ऑफेंस की कितनी सज़ा है, वो कुछ लोगों के लिए डेटरेंट है, कुछ लोगों के लिए वो एक थ्रेट नहीं भी है। आई थिंक सर इस पर काफ़ी लोगों को बैकअप पर भी डिपेंड करते हैं, उनके पीछे हाथ कितना है, कौन उसे कितना मोटिवेट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए। नहीं, एक ये भी फैक्टर हो सकता है सर, क्योंकि कुलविंदर कौर का केस आया, साथ ही कितनी चीज़ें हाईलाइट होगी कि जी उसे उन्होंने जॉब ऑफर भी कर दी, ये भी हो गया। तो इस केस में आई थिंक एक ये एक्सेप्शन बन जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सी लॉ जो एक इंसान के लिए है वही 100 लोगों के लिए है। अगर 100 लोग मिलके एक ऑफेंस करते हैं तो उनको भी लॉ का सामना करना पड़ेगा। एक इंसान सिंगल ऑफेंस करता है वो भी सामना करना पड़ेगा। तो सर थोड़ा एक बार मुझे इसमें बताओ कि आपको क्या लगता है, अब क्या इस पे लीगल एक्शन लिया, क्या प्रोसेस क्या चलेगा इसके बाद अकॉर्डिंग टू प्रोसेस के लिए मैं आपको थोड़ा सा अवेयर कर देता हूँ। जो ये इंसिडेंट, जिस आप इंसिडेंट की बात कर रहे हैं, जो एक अलेजेड स्लैपिंग इंसिडेंट जो आप जिसके बारे में न्यूज़पेपर्स में, मीडिया में देख रहे हैं, इसमें दो तरह की प्रोसीडिंग्स बनती है। पहला तो ये एक ऑफेंस हुआ है, ये अगर ये ऑफेंस हुआ है तो, बिकॉज हम तो सिर्फ खबरों पे जाते हैं। इफ़ दिस ऑफेंस हैज़ हैपेंड, तो ये जिस पुलिस स्टेशन की जुरिस्डिक्शन में ये ऑफेंस हुआ है, उसी पुलिस स्टेशन के पास पावर है उसको उसके खिलाफ FIR दर्ज करने की। दूसरा, दिस ऑफिशियल शी वॉज इन अ डिसिप्लिन फोर्स, CISF की बात है, तो एक डिसिप्लिनरी फोर्स की मेंबर है। तो यहाँ पर
डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स एक सेपरेट प्रोसीजर है जो चलेगा। ओके। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं। तो एफआईआर होने के लिए प्रोसीजर डिफरेंट है, डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स जो चलेंगी उनकी डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग उनका प्रोसेस डिफरेंट है। सो ये दो तरह के रीजंस हैं। अगर आप कहें तो मैं आपको थोड़ा और एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि ये किस तरह से आगे प्रोसीड होगा। हाँ जी। जैसे अभी आपने सुनने में आया होगा कि इनको सस्पेंड कर दिया गया। ठीक है। और सस्पेंड कर दिया गया वो एक डिपार्टमेंटल एक्शन था कि जिस डिपार्टमेंट में ये जॉब कर रही हैं उनके कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, उनके कुछ प्रोसीजर्स हैं, एंड उन्होंने इसका प्रोसीजर का ब्रीच किया, उल्लंघन किया, तो वो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग है। उसके बाद ये एक पब्लिक ऑफेंस भी है, बिकॉज वहाँ पे पब्लिक एरिया है। पब्लिक ऑफेंस में मैं किसी को हिट करता हूँ तो इट्स एन ऑफेंस एज पर इंडियन पीनल कोड या जो हमारी नई न्याय संहिता आई है उसके मुताबिक। विटनेसेस की भी कमी नहीं है इसमें तो। हाँ, इस पर्टिकुलर केस की बात करें तो प्रॉब्लम ये है कि विटनेसेस की कमी नहीं है, हम तो सिर्फ मीडिया में देख रहे हैं। अगर हम लॉ की बात करें तो इसके लिए हमारे को देखना ये ज़रूरी है कि क्या कंगना रनौत इसमें कंप्लेंट देती हैं कि नहीं देती हैं, या कोई इंडिपेंडेंट विटनेस इसमें कंप्लेंट देता है कि नहीं देता है। फिर विटनेस का अपीयर होना बहुत ज़रूरी है। आज अगर मैं पुलिस के सामने कोई जाके गवाही देता हूँ तो कल को जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स है उसमें आई हैव टू अपीयर, मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। और या फिर इसमें कोई सुओ मोटो एक्शन लिया गया कि नहीं लिया गया। सुओ मोटो जैसे अपने आप हम देख के वो एक्शन ले लेते हैं। सो मेरा कहने का मतलब है ये प्रोसीडिंग्स कई बार हम सोच लेते हैं ना प्रणव कि ऐसा हो गया पर एफआईआर तो हुई नहीं, ऐसा हो गया पर वैसा तो हुआ नहीं, पर उसके बिहाइंड एक प्रोसीजर होता है। तो थोड़ा सा क्योंकि ये पब्लिक ऑफेंस है तो इसके पीछे प्रोसीजर से हट के मैं कहूँगा कि स्टेट की विल, सरकार की विल कि उसकी कितनी विलिंगनेस है इसमें एक्शन लेने की नहीं लेने की, उस पर भी फ़र्क पड़ता है। सर यहाँ से ये एक और चीज़ माइंड में आई, हम विटनेस की बात कर रहे हैं तो एक बंदा इतने लोगों के आगे मर्डर कर देता है जी। आपको मुझे सबको पता है सोसाइटी में कि मर्डर इसने ही किया है। 10 साल बाद जी न्यूज़ आ जाती है कि ये केस से बरी हो गया। सर ये क्या होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आज हम न्यूज़ में पढ़ते हैं कि XYZ ने ABC का मर्डर कर दिया, लेकिन अगर आप कभी ध्यान से किसी अच्छे न्यूज़पेपर को, अच्छे न्यूज़ चैनल को सुने और पढ़ें तो उसमें लिखा होता है कि XYZ ने कथित तौर पर ABC का मर्डर कर दिया। यानी कि जो FIR है उसमें तो सिर्फ उस ऑफेंस को लिखकर रिकॉर्ड कर लिया गया। अब उस FIR को कोर्ट के प्रोसेस में प्रूव करना होगा। जिस इंसान ने आकर वहाँ पर विटनेस दी कि मैंने देखा, मैं चश्मदीद हूँ कि ये मर्डर हुआ और XYZ था जिसने ABC का मर्डर किया और मेरे सामने हुआ, क्या वो सेम एविडेंस कोर्ट में भी देता है कि नहीं देता है? या फिर जब वो सेम को एविडेंस कोर्ट में देता है और दूसरा एडवोकेट जब उनके साथ जिरहा करता है, उसको क्रॉस क्वेश्चनिंग करता है, तो क्या उसमें कोई लूप होल्स तो नहीं निकल आते? ये चीज़ें आम पब्लिक की नज़र से दूर होती हैं। तक तो आधे लोग ही उड़ जाते हैं या टाइम चेंजेस, इतना ड्यूरेशन इतना स्ट्रेच्ड आउट। बाकी कंट्रीज़ में भी सर समवॉट इतना डिलेड ही होता है प्रोसेस। नहीं, इट इज़ अ हार्ड फैक्ट, इट इज़ अ हार्ड फैक्ट कि जब आप देखिए आज मैं कोई FIR लिखाता हूँ, ह्यूमन मेमोरी है। अगर आज मैंने कुछ देखा तो आज के 5 साल बाद अगर मेरे को विटनेस देनी पड़ती है तो मे बी मुझे वो पूरा याद हो या ना हो, उसमें लूपहोल्स आते हैं। इट्स अ प्रैक्टिकल इशू। और कई लोग उसमें से डेड हो जाते हैं, कई लोग अवेलेबल नहीं होते हैं। जैसे आज मैंने विटनेस दी, कल को मैं अब्रॉड चला गया, डेड कर देते हैं। हम न्यूज़ ही आती है जी, जो चीज़ सर हम सुनते हैं आए दिन आर्टिकल्स में, बहुत बार अमेंड करते हैं फैक्ट्स को, चीज़ें छुपाई जाती हैं। देखिए ये सारी चीज़ें प्रोसेस का हिस्सा हैं और ये प्रोसेस जनरल पब्लिक के सामने नहीं होता। आज मैं न्यूज़पेपर तो पढ़ लेता हूँ, आज मैं देख लेता हूँ FIR हो गई, पर क्या मैं रोज़ जाके कोर्ट में देखता हूँ कि उस केस की क्या प्रोसीडिंग हो रही है? ना मेरा इंटरेस्ट है, ना मेरे पास समय है। तो उस कोर्ट में क्या हुआ, किस तरीके से केस चला, किस तरीके से वहाँ क्या क्या लूपहोल्स रहे, वो हमें नहीं पता होते। इसलिए हमें लगता है कि यार आज तो हमने पढ़ा था कि मर्डर हुआ, 5 साल बाद देखा हो तो बरी हो गया। सो दैट इज़ दी। और आजकल आई थिंक सोशल मीडिया का टाइम है, वो भी एक चिंगारी की तरह बढ़ावा देती है किसी चीज़ को, जो मैं इन अ गुड वे बोल रहा हूँ सर। फॉर एग्जांपल अब जैसे जो पुणे केस हुआ अभी, जो पोर्शा कार वाला, ओके, तो उसमें इनिशियली कोई ऐसा प्रोसीडिंग सीरियसली स्टार्ट ही नहीं कर रहा था अनटिल और अनलेस लोगों ने वीडियोस बना कर उस चीज़ को, आजकल तो सीधा लोग एक्स पे, जैसे हम ट्विटर का वो करते हैं, एक्स पे लोग आजकल अपलोड करके टैग कर देते हैं जी लोकल जो भी मिनिस्ट्री होती है या जो भी फोर्स है, डिपार्टमेंट है, उन्हें एक उन पे इनडायरेक्ट प्रेशर बन जाता है कि जी चीज़ ऑनलाइन चढ़ गई। तो आपने सर, अब आपको इतना टाइम हो गया प्रैक्टिस के टाइम पर, तो ड्यूरिंग ऑल दीज ईयर्स एक टाइम आपने वो भी देखा इनिशियली जब इतना सोशल मीडिया का युग नहीं था, कि सोशल मीडिया इतना बढ़ावा नहीं दे रही थी। पहले सर चैट के लिए यूज़ होता था, अब
चैट इज़ वन ऑफ द मैनी रीजंस वाई वी यूज़ सोशल मीडिया। तो आपको लग रहा है सर कि पहले और अब में सोशल मीडिया ने बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले किया है किसी भी केस की सीरियसनेस बढ़ाने के लिए? डेफिनेटली। देखिए, सोशल मीडिया की एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि कभी भी, जैसे आप एक टर्म यूज़ करते हैं कि वीडियो वायरल हो गया, जब कोई वीडियो वायरल होता है पब्लिक तक पहुंचता है तो सीनियर अधिकारियों तक भी पहुंचता है। उस वीडियो को पुलिस के ऑफिसर्स भी देख रहे हैं, जजेस भी देख रहे हैं, एडवोकेट्स भी देख रहे हैं, मिनिस्टर्स भी देख रहे हैं। तो कौन किस समय उस वीडियो का संज्ञान ले ले, कॉग्निजेंस ले ले, ये आपको नहीं पता है। इट इज़ डेफिनेटली बिल्डिंग अ प्रेशर। दे गेट बाउंड टू रिएक्ट ऑन इट। नहीं, बाउंड नहीं कह सकते, लेकिन हम अपनी डिस्क्रिशन यूज़ करते हैं। सपोज फ़र्ज़ करिए मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, सीनियर पुलिस ऑफिसर हूँ। आज मैं देखता हूँ कि मेरे पास एक वीडियो वायरल हो गया कि इस तरह से एक ऑफेंस कमिट हो रहा है और वो ऑफेंस मेरे एरिया के जुरिस्डिक्शन में है, तो ये मेरी पावर में आता है, तो आई कैन डायरेक्ट माई जूनियर ऑफिसर्स टू टेक एन एक्शन। सो डेफिनेटली सोशल मीडिया इज़ बिल्डिंग अ प्रेशर। और दूसरा, जब सोशल मीडिया में कोई चीज़ वायरल होती है तो एक पब्लिक में मैसेज चला जाता है, एक लहर फैल जाती है। तो कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन, कोई भी सरकार ये नहीं चाहेगी कि आपकी पब्लिक में एक गलत मैसेज जाए। तो डेफिनेटली इट्स डूइंग अ वेरी गुड रोल। और सर केसेस में ये भी देखते हैं ना कि अब जी घर पे पुलिस आ गई है, कुछ हो गया तो वो, अब जैसे अर्नब गोस्वामी फॉर एग्जांपल, बीच में इसका भी कुछ आई थिंक 2 years बैक इसका कुछ इशू हुआ था, तो विजुअल्स दिखा रहे थे दूसरे चैनल्स। तो उसमें हुआ ये था सर कि वो उसके डोर स्टेप पे, मैं उसका सिर्फ एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ, मैंने वर्चुअली देखा, बट मूवीज़ के माध्यम से और भी बहुत जगह पर ये चीज़ होती देखी है मैंने, कि लोग रिलक्टेंट हो जाते हैं कि मैं पहले अपने एडवोकेट से बात करूंगा, मैं फिर ही कुछ बोलूँगा जी। यहाँ सर एडवोकेट की पावर इतनी है कि या एक ये ह्यूमन राइट है बेसिकली, जब तक आपका एडवोकेट से आपकी नई बात होती, आप कंप्लीटली म्यूट मोड ऑन कर सकते हो अपना, क्योंकि बहुत लोग सर रिफ्यूज़ कर जाते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे यहाँ भी पुलिस आ गई, कुछ इशू हो गया, तो दे वांट मी टू स्पीक ऑन इट, तो मैं वहाँ रिलक्टेंट हो जाऊँगा जी, नहीं, फर्स्ट आई विल टॉक टू माई एडवोकेट। देखिए, लीगल एडवाइस आपका राइट है, यू हैव द राइट टू टेक लीगल एडवाइस। अब आपने मुझे कहा कि बोलने से लोग कतराते हैं कि मैं पहले अपने वकील से बात करूंगा फिर बोलूंगा। यहाँ मैं थोड़ी क्लैरिफिकेशन चाहता हूँ कि बोलना मतलब पब्लिक में बोलना या सर फॉर एग्जांपल जैसे अब अर्नब की वीडियो दूसरे जो मीडिया वाले हैं वो भी चला रहे थे, तो हुआ ये था उसके फ्लैट में पुलिस आ गई थी, उसे अरेस्ट करने या वारंट था या कुछ था, तो ना तो वहाँ से जा रहा था, प्लस सेकेंडली उसका था एक इशू कि पहले मैं अपने एडवोकेट से बात करूँगा, मैं फिर ही इस पर आपसे कुछ बोलूँगा। पुलिस को उसका कहना था, फोर्सेस को। तो यहाँ मुझे अब ये नहीं समझ आया कि ये एडवोकेट अपने में इतनी पावर रखता है या ये एक ह्यूमन राइट का पार्ट हो जाता है कि ये बेसिक राइट्स इतने हर किसी को देता है नेशन। बेसिक राइट है, यू हैव द राइट टू स्पीक टू योर एडवोकेट इवन इफ़ यू आर इन कस्टडी, यू हैव द राइट टू स्पीक टू योर एडवोकेट। आप अपने एडवोकेट से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, ये आपका अधिकार है। कानूनी सहायता आपका एक अधिकार है। जैसे मैं आपसे अभी शेयर करूँगा कि बहुत देर पहले वो कुछ, जैसे मैं किसी का नाम नहीं लूँगा बट एक एग्जांपल दे के बात करता हूँ। जैसे सपोज़ करिए, फ़र्ज़ करिए कि कोई एक देश का मिलिटेंट दूसरे देश में जाकर अटैक कर देता है और दूसरे देश में वो पकड़ा जाता है और फिर उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई चलती है। अब हमारे देश के संविधान के मुताबिक अगर किसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई चल रही है तो उसको ये अधिकार है कि वो अपना एडवोकेट करके अपना केस लड़कर अपना पक्ष रखे। अब अगर उसको एडवोकेट नहीं दिया जाता, अगर वो कानूनी तौर से अपना केस नहीं लड़ता है तो वो प्रोसीडिंग चलेगी नहीं। ओके उसको ना तो सज़ा होगी ना वो बरी होगा। तो बहुत हो हल्ला हो जाता है कई बार कि आपने इसका केस क्यों लड़ा, आपने इसका केस क्यों लड़ा। हमें समझना ये ज़रूरी है कि अगर किसी को हम किसी अक्यूज़ को अपना राइट नहीं देंगे कानूनी सहायता का, केस लड़ने का, तो वो प्रोसीडिंग वैलिड ही नहीं है, वो चलेगी नहीं आगे। तो ये उसका अधिकार है, इसमें कुछ। और सर यहाँ कुछ आप एक बेसिक टिप्स बताओ। फॉर एग्जांपल मैं नहीं, अभी मेरे पास कोई एडवोकेट या कोई साथ में लीगल एडवाइज़र, तो कुछ फॉर एग्जांपल FIR ज़्यादा, मतलब बड़े केसेस तो नहीं हर कोई उसके थ्रू जल्दी जाता, बट मैंने किसी पर FIR करवानी है ऐसे, तो कुछ बेसिक चीज़ें जो मेरी प्रोसीडिंग को और बेटर कर सकती हैं कि हाँ जी इतने बेसिक चीज़ें तो पता हो एज अ सिटीज़न, कि कुछ बेसिक चीज़ें हमें माइंड में रखनी चाहिए जिससे वो प्रोसेस और बेटर हो सकता है। प्रोसीजर से हटके मैं आपको कुछ बड़ी प्रैक्टिकल बात बताता हूँ जो आपके लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए बड़ी हेल्पफुल होने वाली है। प्रैक्टिकल बात यह है कि जब आपके साथ कोई ऑफेंस होता है, अब मान लीजिए कोई इमरजेंसी सिचुएशन है,
है ना, उसमें तो आप किसी प्रोसेस का ध्यान नहीं रख सकते। लेकिन अगर आप इतने सेंसेस में हैं कि आप उस प्रोसेस के लिए अवेयर हो सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं, तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी है कि मेंटेन अ रिकॉर्ड। आप रास्ते में चले जा रहे हैं, आपकी गाड़ी टकरा गई है, तो आपने 100 नंबर पे कॉल किया या किसी पुलिस ऑफिशियल के नंबर पे कॉल किया, तो मेंटेन अ रिकॉर्ड कि इस नंबर से कॉल गई, इतने बजे गई, इतनी ड्यूरेशन की थी। मेंटेन अ रिकॉर्ड। आज की डेट में डिटेल ऑन टिप्स होगी या वो रिकॉर्ड करेक्ट होगा, उतना ऑटोमेटिकली एब्सोल्युटली प्रिसाइज हो जाएगी वो चीज़, प्रिसाइज हो जाएगी, और लेटर स्टेज पे जो प्रैक्टिकल दिक्कतें आपको आती हैं वो नहीं आएंगी। सेकेंडली, आजकल तो आज सबके पास स्मार्टफोन्स हैं, एवरीवन हैज़ स्मार्टफोन्स, आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना कोई मुश्किल नहीं है, आप वीडियो रिकॉर्डिंग्स मेंटेन कर सकते हैं। आजकल डैश कैम आ गए हैं सर गाड़ी में, वो कितना हेल्पफुल है। आप कैमरास अपने इंस्टॉल कर सकते हैं। आई विल कम बैक टू दैट प्रोसीजर। अब ये तो मैंने इमरजेंसी की बात करी। दूसरा, आप इमरजेंसी जाकर अपनी कंप्लेंट लिखकर कहीं जाते हैं, पुलिस स्टेशन चले जाते हैं, लेट्स से आपके पास, आपके लिए पॉसिबल, रात को 12 बजे आपके साथ कुछ हो जाता है, आप जाके वहाँ अपनी स्टेटमेंट लिखवाते हैं, कुछ करते हैं, आपके पास ये राइट है, आप इंसिस्ट करिए। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल होता है नहीं होता, ये एक डिफरेंट सिचुएशन है, बट जो आप मेंटेन अ रिकॉर्ड, मैं जाके पुलिस स्टेशन जाता हूँ, मैं एक कंप्लेंट देता हूँ, आई शुड टेक अ रिसीविंग, ओके, आई शुड टेक अ रिसीविंग विद डेट एंड टाइम, जो whether the प्रैक्टिकली बहुत complaint जगह, is filed or not। यस, आप एक पुलिस ऑफिसर हैं, मैं आपके पास गया, मैंने आपको कहा जी ये मेरी कंप्लेंट है, आप रख लीजिए, तो मेरी कोई इसमें एंट्री तो नहीं हुई, तो आपको एक रिसीविंग बड़ी ज़रूरत है। आ जाके बात आती है रिकॉर्ड मेंटेन करने की, क्योंकि कल को यही बातें जाके आगे जाके प्रोसीजर में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तीसरी सिचुएशन मैं बताता हूँ, जहाँ आपके पास खुला समय है, आपके पास कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो गया, लेट्स से कोई बैंक का फ्रॉड हो गया, कोई साइबर फ्रॉड हो गया, उस वक्त आपको लगता है कि अब मुझे तो जाके पुलिस कंप्लेंट लिखानी है, आपके पास प्रॉपर टाइम है, प्रॉपर समय है, यू शुड टेक प्रोफेशनल लीगल हेल्प। क्योंकि इनिशियली जो कंप्लेंट आप वहाँ पे देंगे, उस कंप्लेंट के जो कंटेंट्स होंगे, उसी के बेस पे एफआईआर रजिस्टर होगी, और आगे चलकर वो केस अगर आपका सुप्रीम कोर्ट तक भी जाता है, तो वो बेस आपका कंप्लेंट, दैट इज़ द बेस, नींव जैसे कहते हैं, स्ट्रॉन्ग हो केस की। बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जब तो केस हमारा ऊपरली कोर्ट जाता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गया, हाई कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट गया, तो हम वकील की फ़ीस इंक्रीज़ कर देते हैं कि जितना बड़ा कोर्ट उतनी बड़ी फ़ीस। लेकिन जब बेसिक कंप्लेंट हम दायर करते हैं, उस वक्त हम किसी वकील को अच्छे को हायर करना नहीं चाहते हैं, जो कि करना चाहिए, बिकॉज दैट इज़ द ग्राउंड। वहाँ हम अपना दिमाग यूज़ कर लेते हैं, अपने हिसाब से लिख लेते हैं, और जाने अनजाने में हम कुछ गलतियाँ कर बैठते हैं, बिकॉज वी आर नॉट लॉ प्रोफेशनल्स। सो अगर आपके पास समय है तो आपको लीगल हेल्प लेना बहुत ज़रूरी है। अब रेंट एग्रीमेंट्स हैं, या आप कहिए कि म्यूचुअल एग्रीमेंट्स हैं, पार्टनरशिप डीड्स हैं, हम लोग उस पर पैसा नहीं स्पेंड करते हैं। हम कहते हैं कोई बात नहीं, ये तो हम 500 रुपये में करवा लेंगे, 1000 में करवा लेंगे। मैं किसी 500 लेने वाले या 1000 लेने वाले प्रोफेशनल के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, बट मेरा कहने का मतलब है कि उस समय तो हम ये नहीं देखते कि हम वकील की ट्रैक रिकॉर्ड चेक करें, या हम इस पर कुछ एक्स्ट्रा पैसे स्पेंड कर लें, या थोड़ा टाइम लगा लें, या रिसर्च कर लें, और अगर टाइम शॉर्ट है तो मतलब उस वक्त हम ये नहीं सोचते। जब उसको लेके कोई लिटिगेशन स्टार्ट हो जाती है, तब हमें तो बहुत ही इंटेंसिटी ऑफ द सिचुएशन हमें पहले ही माइंड में रखकर चलना चाहिए। एब्सोल्युटली। आज अगर आप थोड़ा सा एफर्ट लगाकर एक अच्छी लीगल एडवाइस लेकर अपना पहला स्टेप अगर ठीक रखते हैं, तो आने वाले समय पे अपना टाइम, एनर्जी, मनी, बहुत कुछ आप बचाते हैं। अभी सर थोड़े दिन पहले एक मीम ऐसे ही मैं देख रहा था, मीम्स तो हर कोई देख रहे होते हैं, मीम वर्ल्ड किसे नहीं पता, बट कुछ मीम्स ऐसे हैं जो आपके माइंड में छाप छोड़ जाते हैं। तो उसमें, अब मैं नहीं कह रहा एवरी मीम इज़ राइट, बट मेरे माइंड में वो चीज़ रह गई, तो आई वांटेड टू आस्क इट फ्रॉम यू। तो अभी सर उसमें क्या हुआ, एक वहाँ एक सेइंग आई है, कुछ रिटन में था वो मीम, कि दहेज के लोग इतना खिलाफ हैं हमारे सोसाइटी में, कितना गलत मानते हैं, अगर कोई मांग ले तो, नॉट दैट आई एम सपोर्टिंग दहेज, बट लोग उसे बहुत गलत मानते हैं। बट एट द सेम टाइम जब वही लड़का लड़की डाइवोर्स होता है, लड़का दहेज मांगे तो गलत है सोसाइटी के हिसाब से, बट जब वो लोग डाइवोर्स कर रहे हैं आपस में एज अ कपल, तो वो लड़की एलिमनी, तो लड़की एल्यूमनी मांगती है, तो वो गलत नहीं है। देखिए, कुछ चीज़ें हमें प्रणव समझनी होगी। कुछ चीज़ें कानून में लिखी गई हैं, एक्ट में लिखी गई हैं, उस एक्ट के दायरे में कोर्ट्स अपनी कार्रवाई करते हैं। अब एक्ट के अंदर लिखी हुई चीज़ को, रेमेडी को अवेल करना, मांगना एक अलग चीज़ है। तो यहाँ पर एक्ट में कुछ लिखा गया है, नहीं लिखा गया है, वो एक सेपरेट बात है। जब एक प्रावधान दिया गया है तो शी कैन आस्क। अब वो कितना वैलिड है, कितना नहीं है, कोर्ट उसको देखेगा। अगर एक राइट किसी को दिया गया है
एक एक्ट के मुताबिक, तो वो राइट अवेल करना हर किसी का राइट है, आप करिए। लेकिन वो कितना जायज़ है कितना नहीं है, आप सपोज़ करिए हस्बैंड वाइफ है, मैं आपकी इसी एग्जांपल को कैरी फॉरवर्ड करता हूँ। अब वाइफ कहती है जी मुझे तो 50 करोड़ चाहिए, अब हस्बैंड की इनकम इतनी नहीं है, तो वैलिडिटी तो कोर्ट चेक करेगा ना। लेकिन मांगना तो उसका राइट है, शी कैन आस्क। देना या ना देना, उसको ऑब्जेक्ट करना, वो कोर्ट की विजडम पे डिपेंड करता है। अब सर ये आजकल जैसे अब हम बच्चे लोग या यूथ आपस में जब बैठता है तो ये बहुत एक हवा बना हुआ है एलिमनी का, मतलब आपस में हमारे बात होती है। पीछे हार्दिक पांड्या का भी कोई सीन हुआ था, खैर वो तो अभी सुनने में आया कि उसकी पीआर ने एक वो फेक, मतलब जो भी वो किया था उस पर हम चलो बात नहीं करते, बट जेन्युइनली यूथ आजकल ये चीज़ डिस्कस कर रहा है ग्रुप्स में कि यार ऐसे कर देंगे तो मैं तो पहले ही ना सब कुछ इसके नाम पे कर दूंगा मदर के, मतलब ये आजकल एक बातें चल रही हैं अंदर ही अंदर। प्रणव, मैं फिर आपको वही कहूँगा, ये प्रॉब्लम इसका लॉजिक क्या है सर? मतलब हमेशा 50% जाता ही है, कब जाता है कब नहीं जाता? देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये कानूनी प्रॉब्लम नहीं है, ये सामाजिक प्रॉब्लम है। कोई भी लॉ अगर बनता है, उस लॉ को यूज़ भी किया जाता है, मिसयूज़ भी किया जाता है। तो हम तो अब डॉरी को इसलिए पकड़ के बैठ गए बिकॉज मैट्रिमोनियल केसेस ज़्यादा हो गए, लेडीज़ के पास जो राइट है वो अवेल कर रही हैं, उसमें से कुछ सक्सेसफुल हो रही हैं, कुछ नहीं हो रही हैं, हाईलाइट हो रहे हैं, मेल्स ने एक अपना सेक्शन बना लिया है। तो ये कानूनी प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम सामाजिक प्रॉब्लम है। कोई भी लॉ है, आप मर्डर का लॉ ले लीजिए, रेप का लॉ ले लीजिए, मैट्रिमोनियल लॉ ले लीजिए, डेथ ड्यू टू नेग्लिजेंस का लॉ ले लीजिए, किस लॉ को मिसयूज़ नहीं किया जाता है। हर इंसान अपने पास जो उसकी पावर है उसको यूज़ या मिसयूज़ दोनों करने का, उसकी दोनों चीज़ें हैंड इन हैंड चलती हैं, हैंड इन हैंड दिन रात की तरह, राइट। तो ये इस चीज़ को हम अवॉइड नहीं कर सकते। एक नाइफ है, एक नाइफ है, उससे आप सब्जी भी काटते हैं, उससे आप मर्डर भी करते हैं। तो ये एक सामाजिक प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, कानून की प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता ये है। एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा, वैसे मैं एक टोटली न्यूट्रल किस्म का इंसान हूँ अपनी प्रैक्टिस में भी और अपनी सोसाइटी में भी, लेकिन फिर भी मैं एक जनरल बात करना चाहूँगा, नॉट इन फेवर ऑफ मेल्स और फीमेल्स। भगवान ने मेल को फिजिकली स्ट्रांग बनाया है। मेल इज़ कैपेबल, मोर कैपेबल टू हिट अ फीमेल, मेल इज़ मोर कैपेबल टू रेप अ फीमेल बिकॉज फिजिकली वो पावरफुल है ना, भगवान ने ऐसा बनाया है। तो जब एक वीकर सेक्स में ये नहीं कह रहा कि कोई उनमें कोई कमी है, वीकर सेक्स में फिजिकली अगर वो इस चीज़ को रेजिस्ट नहीं कर सकती हैं तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए हमें लॉस तो बनाने पड़ेंगे ना। राइट। आप पब्लिक में देखते हैं कि छेड़छाड़ का मामला है, मेरे ख्याल से आप 100 में से 99 या 100 केस यही देखते होंगे कि मेल ने फीमेल को छेड़ा। तो अगर मेल ने फीमेल को छेड़ा तो प्रोटेक्शन लॉस तो फीमेल की फेवर का ही बनेगा ना। राइट। तो लॉ बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। लॉ जब बने थे तो किसी एनालिसिस पे बने थे, समय के साथ साथ उनको चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है, तो वो एक डिफरेंट एस्पेक्ट है। तो मैं कहूँगा ये सामाजिक प्रॉब्लम ज़्यादा है। पर सर फिर ऐसा भी तो है ना, देखो मिसयूज़ भी तो कर रही हैं लड़कियां। अब आए दिन हम न्यूज़ सुनते हैं तो उसके मिसयूज़ करने पर भी उतने ही लॉज हैं कि वो चीज़ प्रिवेंट की जाए, उस पर भी है उतनी इफेक्टिविटी वाले। लॉज तो हैं, लेकिन अब उस लॉ को हम कितना अवेल करते हैं कितना नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सर कुछ एक फॉर एग्जाम्पल लॉ का एक प्रावधान है जिसको कहते हैं मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। ओके। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कोई इंसान मेल है या फीमेल है, कोई एक इंसान दूसरे के ऊपर कोई झूठा केस डाल देता है और उस केस में दूसरा इंसान एक्विट हो जाता है, बरी हो जाता है, यानी कि उसका दोष नहीं पाया जाता, तो उसके पास राइट है मैलिशियस प्रोसिक्यूशन डालने का। अगर मैं किसी के खिलाफ झूठा केस करता हूँ और मेरी मान हानि हो जाती है, मेरी डेफामेशन हो जाती है, मेरी बेइज्जती हो जाती है, तो मेरे पास डेफामेशन का फाइल करने का राइट है, अपनी हरासमेंट फाइल करने का राइट है। बट अगेन द थिंग कम्स टू द सेम थिंग। कोई इंसान 5 साल 6 साल 10 साल 20 साल केस लड़के बरी हो गया तो वो सोचता है भाई मैं तो इतनी देर बाद बरी हुआ हूँ, वाई शुड आई गो अगेन। प्रावधान है, बिल्कुल है। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा, आज हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि इस लॉ का मिसयूज़ किया जा रहा है ना, XYZ, जैसे आपने विमेन लॉ कहा। तो जब एक चीज़ की अति बढ़ जाती है देन द टाइम विल डेफिनेटली कम एंड टाइम विल डेफिनेटली कम कि लॉज रिपील होते हैं, लॉज को चेंज किया जाता है। आज की डेट में एडवोकेट्स को, कोर्ट्स को, जजेस को, पुलिस को ये अवेयरनेस है कि किस लॉ को कितना मिसयूज़ किया जा रहा है, और आजकल बहुत ज़्यादा आसान नहीं रह गया है चीज़ों को मिसयूज़ करना। तो सर सरकार कह रही है कि हमने पुराने सारे केसेस जी ख़त्म कर देने, जितने भी पेंडिंग केसेस हैं। पर अगर हम देखें तो मुझे लगता है 70-80% या मेजरली आधे से ज़्यादा केसेस तो उसमें सरकार ही लिटिगेंट है, तो अपने केसेस ही नहीं सर ख़त्म हो रहे इनसे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, किसी भी काम को करने के लिए एक विल चाहिए होती है, पॉलिटिकल विल कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए। अब पेंडेंसी ऑफ केसेस नो डाउट बहुत ज़्यादा है,
लेकिन अगर देखा जाए गवर्नमेंट ये कहती है कि हमने पेंडेंसीज ख़त्म करनी है, तो जो उनकी अपनी लिटिगेशन है पहले उससे तो हाथ खींचे। गवर्नमेंट आज की डेट में इज़ द बिगेस्ट लिटिगेंट। तो अगर हम अपने ही केसेस से हाथ नहीं खींचते हैं, हम उनको लिंगर ऑन कर देते हैं, तो आप ये पेंडेंसी कैसे ख़त्म करेंगे? क्योंकि सर स्टार्टिंग में, सॉरी टू इंटरप्ट, हमने एक बात पूछी थी मैंने आपसे कि इफेक्टिविटी पर बात आई थी कि Right. तो आई थिंक डिले भी तो सर इफेक्टिविटी सारी ख़राब कर रहा है। बिल्कुल डिले कम खराब कर रहा है हैं, कितनी? बिल्कुल डिले खराब कर रहे हैं। मैं आपसे एक केस स्टडी शेयर करता हूँ, एक्चुअल केस है, बिकॉज मैं किसी भी फोरम पे कोई नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि कॉन्फिडेंशियल बातें होती हैं, बिकॉज इट इज़, मेरे प्रोफेशनल एथिक्स नहीं ये कहते कि मैं इसको शेयर करूँ, लेकिन आपसे मैं प्रोपोजिशन शेयर करता हूँ। एक्चुअली दिस इज़ हैपनिंग। एक अवैध कब्ज़ा, मतलब कथित तौर पे एक अवैध कब्ज़ा जिसको सरकार कहती है कि कब्ज़ा अवैध है, उसको हटाने के लिए एक सरकारी जो दस्ता है वो आ जाता है, उस कब्ज़े को आधा तोड़ देते हैं, और अभी पूरा वो नहीं टूटता है, इतने में जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं कोर्ट से स्टे ले आते हैं। अब कोर्ट में वो केस चलता है, दोनों पार्टीज अपना पक्ष रखती हैं। अब कोर्ट में एक प्ली ली जाती है, बड़ी एक सेटल्ड लॉ है, जितने भी लोग मेरे थोड़ा सा लॉ को जानते हैं, अगर आप नेट देखेंगे इंटरनेट पे भी अवेलेबल है, एक सेटल्ड लॉ है कि अगर आपके एरिया में कोई ट्रेसपासर भी आ गया है तो ही हैज़ टू बी आउस्टेड, उसको बाहर निकाला जाना चाहिए विद लीगल प्रोसेस। ओके, रीजनेबल फोर्स यूज़ करने का प्रावधान है, वो एक सेपरेट बात है। तो आपको वहाँ उसको लीगल प्रोसेस से निकालना है। अब कोर्ट की तरफ जाकर हम लोग उन्होंने स्टे ले ली कि जी हमारे को तो ज़बरदस्ती निकाला गया, हमारे कागज़ नहीं देखे गए, हमारे पास इतने पुराने कागज़ थे। ये सिविल केस, सिविल जो केस चलते हैं, जो कोर्ट ने उनको स्टे दे दिया, टेम्परेरी स्टे। अब उस स्टे वाले केस को ही सरकार ने 5 साल तक लड़ा, और उसके बाद क्योंकि ये सेटल्ड लॉ था तो कोर्ट ने सरकार के खिलाफ इस केस को कर दिया कि मान लेते हैं ये लोग ट्रेसपासर्स हैं, पर आप इनको रीजनेबल फोर्स से आप इनको लीगल प्रोसेस से निकालेंगे ना, ज़बरदस्ती तो आप नहीं निकाल सकते। और उस केस को हारने के बाद सरकार उसमें अपील भी करती है। ओके, तो यहाँ एक जो प्रोसेस जितना मेरी नॉलेज में है कि जब एक केस हारा जाता है तो उसकी अपील को दायर करने के लिए सरकारी वकीलों से सलाह ली जाती है कि इज़ इट फिट फॉर अपील और नॉट। तो यानी कि किसी एडवोकेट ने, सरकारी वकील ने वहाँ पे राय दी होगी कि इट इज़ फिट फॉर अपील। तो क्या उस समय उन सरकारी एडवोकेट्स को नहीं पता होगा कि सेटल्ड लॉ है, फिर भी उन्होंने दिया और वो अपील में भी हार जाते हैं? तो इस केस को लड़ने का क्या बेनिफिट था? सरकारी मशीनरी का नुकसान हुआ, और वही एडवोकेट्स जो इन केसेस को लड़ रहे हैं और बेटर केसेस को लड़ सकते हैं। पेंडेंसी कोर्ट की कम हुई, और इस केस को लड़ने की बजाय अगर उनको लगता था कि ये कब्ज़ा अवैध है तो उसका लीगल प्रोसेस स्टार्ट कर देते। तो ये एक प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जिनके ऊपर काम नहीं हो रहा है। जब तक एक विल नहीं आएगी हाई अप से कि हमें इस मॉडल्स पे काम करना है, इस चीज़ पे काम करना है, तब तक ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अब एक एग्जांपल मैंने आपको दिया, आप एक लेमैन है, आप मेरी बात समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। जो चीज़ लीगली वैलिड ही नहीं है उसको भी लड़ रहे हैं, और वो भी सरकार लड़ रही है, तो व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड रिसोर्सेज दैट? का वेस्ट। और सर इसकी वजह से जो लोग, जिनके और भी केसेस चल रहे हैं जो बहुत वैलिड होंगे शायद, वो भी पेंडिंग, मतलब उन पर भी कितना बड़ा इफेक्ट है। एब्सोल्युटली सर ये किसी केस की इंटेंसिटी, कोई केस कितना बड़ा है या कुछ है, उस बेसिस पर भी कौन सा केस पहले खुलेगा या वो डिसाइड करते हैं, या वो बस पाइल छोटे बड़े की सबकी चढ़ते रहती है और वो एक एक करके नंबर लगता रहता है? नहीं, इंटेंसिटी मैटर करती है। देखिए कुछ केसेस में अर्जेंसी इन्वॉल्व होती है, जैसे बेल मैटर्स होते हैं, उनको पहले सुना जाता है क्योंकि कोई इंसान जेल में है तो उसके केस को पहले सुना जाता है। सिविल केसेस को थोड़ा बाद में सुना जाता है, अर्जेंसी देखी जाती है। ऐसा नहीं है, कोर्ट्स की अपनी विजडम अप्लाई करते हैं इस चीज़ में। लेकिन आप यहाँ पे देखना ये ज़रूरी है कि लिटिगेशन ज़्यादा होने करके जजेस आर ऑल्सो ह्यूमन। आज मैं एक एडवोकेट होने के नाते दिन के 4 केस लेट से तैयार करके, आर्गूमेंट तैयार करके जाता हूँ, और एक जज साहब के सामने लेट से दिन का 500 या 1000 केस पड़ा है, तो इट्स ह्यूमनली नॉट पॉसिबल फॉर अ ह्यूमन माइंड टू रीड दोज केसेस एंड पास दी ऑर्डर्स। तो ये पेंडेंसीज हैं, तो ये इसका एक मल्टीपल कारण है। इट्स ह्यूमनली नॉट पॉसिबल। हम लोग कहते हैं कोर्टों में जस्टिस नहीं हो रहा, हम लोग कहते हैं नहीं कोर्टों में हमारे को डिले हो रहा है जी। सर चेक बाउंस हो जाता है, या चेक बाउंस हो जाता है। उसका कितना बड़ा चेक बाउंस के केसेस का इतना फ्लड है कोर्ट्स में, जिन इस एरिया में मैं प्रैक्टिस करता हूँ, नॉर्थ इंडिया में जैसे करता हूँ, इतना फ्लड है, इट इज़ ह्यूमनली नॉट पॉसिबल
for a judge to decide so many cases in one day. It's really not UPI के possible. ज़माने में तो अब चेक बंद कर देने चाहिए आई थिंक, क्योंकि हमें पर्सनली अब जो न्यू जनरेशन है बड़ा लूप होल ये लगता है कि ये कौन सा ट्रेडिशनल मेथड अभी भी चल रहा है। देखिए सर इसमें मिसयूज़ लगता है बहुत करते हैं लोग। देखिए सॉरी, इसमें मैं अभी कभी दोबारा आप मुझे इनवाइट करेंगे तो मैं आपको जो नई न्याय संहिता आई है उसके ऊपर कुछ प्रकाश डालूंगा, लेकिन अभी हम टॉपिक से डाइवर्ट कर जाएंगे। लेकिन अभी जो फ़िलहाल जिस टाइम हम ये पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं उस समय जो CRPC IPC जो फॉलो हो रहा है ना, उसमें समनिंग प्रोसेस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। अब आप देखिए एक जज साहब के पास दिन में लेट्स से 500 केस लगा है, एक दिन का 500 केस लगा चेक बाउंस का। अब चेक बाउंस का 500 केस है, उस 500 केस में सम्मन जाने हैं, और सम्मन कोई आउट ऑफ स्टेशन है कोई सेम जगह का है, उसको डिलीवर होने हैं। डिलीवर करने के लिए हमें स्टाफ चाहिए, सम्मन बनाने के लिए स्टाफ चाहिए। एक पर्सन सुबह निकलता है शाम तक निकलता है, 500 सम्मन डिलीवर नहीं कर सकता। उतने के चेक नहीं जितने के मुझे लगता है उस पर पैसे लग जाते हैं। एब्सोल्युटली। सो ये एक होलिस्टिक प्रॉब्लम है, इससे हम किसी एक पर्सन को किसी एक सिस्टम को दोष नहीं दे सकते, एक होलिस्टिक प्रॉब्लम है। अब हमें पता है कि चलो सिविल के सुनने में आते हैं केस, और हर तरह के केस मर्डर या एक्यूज़ कर दिया या कितना कुछ आता रहता है, कब्ज़ा करने का जैसे आ जाता है, वो भी आई थिंक सिविल के अंडर ही आता है। बट सर आपकी प्रैक्टिस के अंदर कुछ थोड़े हमें यूनिक हमारे व्यूअर्स को बताओ कि कौन से यूनिक केसेस आ रहे हैं कि हमें लगे कि यार ये सब भी चल रहा है। देखिए यूनिक केसेस तो अगर मैं बात करूं तो आज की डेट में जिस तरह से अवेयरनेस बढ़ रही है, लोगों की लिटरेसी रेट बढ़ रहा है, उस हिसाब से हर छोटी चीज़ के लिए भी लोग अपना राइट अवेल कर रहे हैं, केसेस आ रहे हैं। जो कि गलत नहीं आए थे। नहीं, जो कि गलत नहीं है, बट इसके साथ साथ जो मिसयूज़ ऑफ द लॉज है वो भी बढ़ रहा है। आई टेल यू वेरी सिंपल थिंग, अगर मैं एक इंटेलिजेंट इंसान हूँ, लेट्स से मैं एडवोकेट नहीं हूँ पर मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं लॉ की पकड़ रखता हूँ, या मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं मेरी नॉलेज अच्छी है, या मैं शार्प माइंड हूँ, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आई कैन नॉट बी करप्ट। अगर मैं इंटेलिजेंट हूँ तो मैं लॉ का मिसयूज़ और भी ज़्यादा तरीके से कर सकता हूँ। तो इसी तरह से देखने में आ रहा है कि जितनी लिटरेसी बढ़ रही है, लोग अवेयर हो रहे हैं, तो लोग लॉ का मिसयूज़ भी कर रहे हैं। मैं आपसे एक केस शेयर करता हूँ, केस स्टडी शेयर करता हूँ। एक हस्बैंड है, एक वाइफ है। हस्बैंड वाइफ का कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल पड़ा। अब हस्बैंड किसी कहीं जगह जॉब करता है, वाइफ कहीं जॉब करते हैं। राइट। अब हस्बैंड ने अपने किसी फीमेल कोलीग को कुछ पैसे अकाउंट से ट्रांसफ़र कर दिए, ठीक है, और उन्होंने कुछ पैसे वापस ट्रांसफ़र कर दिए। वही कलीग ने वापस ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है। अब दिस इज़ एन इंडिपेंडेंट मैटर बिटवीन द हस्बैंड एंड हिज कोलीग। राइट। अब यहाँ पे वाइफ फेस कर देती हैं ऑन द कोलीग ऑफ द हस्बैंड। कलीग फीमेल है यहाँ पर, फीमेल कोलीग है। हाँ। और वाइफ केस कर देती है उस फीमेल कोलीग के ऊपर कि भैया तुम बताओ ये पैसे किस चीज़ के हैं। और वो लेडी उसको जवाब भी देती हैं, उनको कहती हैं कि ये तो हमारा एक मॉनिटरी हेल्प है, हमने एक दूसरे को दिया था, दैट मैटर एंड्स। पर इस चीज़ को वो कोर्ट में ले जाती हैं, जो चीज़ आपस में वो नॉर्मली हो सकती थी। और ये केस 2-2.5 साल चलता है। और कोर्ट बाद में अपना ओपिनियन देता है कि आपका सिर्फ अपने हस्बैंड से मतलब है। आपका हस्बैंड, अब कल को उनका हस्बैंड जाके रिलायंस से अपना मोबाइल रिचार्ज करेगा तो रिलायंस पे केस तो करेंगी नहीं। हाँ, कि आपका हस्बैंड आंसरेबल है, वो नहीं आंसरेबल है, आंसरेबल। दैट लेडी इज नॉट आंसरेबल। कोर्ट उसको डिसमिस कर देता है, और उसको डिसमिस होने के बाद वो लेडी फिर अपील भी करती हैं। तो इन तरह के जो केसेस हैं, इन तरह के केसेस ने भी लिटिगेशन को बढ़ा रखा है। और अब वही बात आ जाती है कि पेंडेंसी ऑफ द केस की बात है। अब जजेस को इतना समय हो कि वो फाइल देखें केस में कुछ है कुछ नहीं है, बट इट्स ह्यूमनली नॉट पॉसिबल टू गो थ्रू एवरी फाइल एवरी डे। अब सर जैसे मैं मोहाली में रह रहा हूँ अभी, और आप भी ट्राई सिटी के पार्टी हो, तो आपको पता है कि इधर अभी कितना मोहाली रैपिडली ग्रो कर रहा है। मैं बीइंग अ लैंडलॉर्ड, क्योंकि काफ़ी माइग्रेटरी क्राउड इधर आ रहा है, यूथ आ रहा है जॉब के लिए, यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं बड़ी, तो आए दिन नए किराएदार आ रहे हैं, किराए पे दे दो ये वो। बट अब मेरे ग्रुप में काफ़ी लोग इस डर से ही नहीं किराएदार को रख रहे कि यार कल को यूनिक की ना हो जाए। तो मैं एक लैंडलॉर्ड होने के नाते कैसे अपने आप को सेफ़ रखूं कि मेरा पीस ऑफ माइंड ना डिस्टर्ब हो जी। मैंने तो ये 3-4 चीज़ें सेव करी हुई हैं, पूरी चेकलिस्ट करी हुई है अपनी। देखिए प्रणव, सबसे पहले तो मैं एक नोशन आपकी और पब्लिक की क्लियर करना चाहता हूँ कि 2+2 4 लॉ में नहीं चलता है, और कोई भी फूल प्रूफ मेथड नहीं होता। आप किसी मेथड को फूल प्रूफ उस पर्टिकुलर सिचुएशन के मुताबिक बना सकते हैं, और उसी मेथड में से लूप होल निकल जाते हैं। हाँ, लेकिन आपके क्वेश्चन का जवाब ये है कि हम कई बार बहुत चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। आप जब किराएदार रखते हैं, सबसे पहले तो आप उनकी बैकग्राउंड को चेक करिए। जैसे आपके पास कुछ स्टूडेंट्स आ जाते हैं,
आप उनका आधार कार्ड लीजिए, उनके पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन लीजिए, उनका जो जद्दी एड्रेस है जहाँ से वो आए हैं उसकी इन्फॉर्मेशन लीजिए, उसको रेंट डीड में लिखिए, राइट। उनके पेरेंट्स का आधार कार्ड मंगवाइए, राइट। हो सके उनके पेरेंट्स से बात और करिए। आजकल शायद सोशल मीडिया पे भी बंदे का काफ़ी चिट्ठा निकल जाता है। एब्सोल्युटली, आइसिंग ऑन द केक है शायद। यस, अगर आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है तो किसी के इंटेंसिडेंट्स आपने देखने हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो आप उनसे रेंट डीड बनाते हैं, नॉर्मली मैंने देखा कि लोग ना प्रॉपर्टी डीलर्स के थ्रू रेंट पे चढ़ा देते हैं, उनके पास स्टीरियोटाइप रेंट डीड्स बनी होती हैं, तो वहाँ लोग पैसा नहीं स्पेंड करते। आप प्रॉपर अपनी एक अच्छे एडवोकेट से बात करके प्रॉपर अपनी रेंट डीड बना के रखिए, जिसमें प्रॉपर क्लॉजेस लिखिए। क्या इसमें अगर एक रेंट डीड की अगर हम बात करते हैं, अगर वो सही नहीं बनी हुई, इससे उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं? तो रेंट डीड बेसिकली तो रेंट एक्ट जो है वो इन्फोर्स करता है, लेकिन रेंट डीड भी एक तरह का दो पार्टीज़ का कॉन्ट्रैक्ट है, और किसी भी चीज़ में अगर जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया उसी के बेस पर हम लीगल एक्शन ले सकते हैं। तो अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा ही नहीं है तो हम एक्शन कैसे लेंगे? लाइक जैसे कि आपने सपोज करिए अपना घर किराए पे दे दिया, आपने उसमें लिखा ही नहीं कि उसमें कौन से आपके फिक्सचर्स हैं, कौन से नहीं हैं, कितने पंखे लगे, कितने एसी लगे, क्या बेड है, क्या नहीं है, और बाद में पता लगे कि आपका किराएदार तो लो जी आपका सामान लेके चला गया, उसके बाद आपके पास देयर इज़ नो प्रूफ। सो सारी चीज़ें आपको लिखनी है, प्रॉपर अंडरटेकिंग लेनी है, सब कुछ है। और जो आप किराएदार रखे हैं आपने, उसकी जानकारी आपने अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को देनी है कि एडवोकेट्स हैं, ये अपना टेनेंट्स मैंने रखे हैं, ये लड़के हैं, इनके आधार कार्ड, ये इनकी इन्फॉर्मेशन है, इनकी आपकी बनती कार्रवाई की जाए। सो ये कुछ प्रोसीजर्स हैं, कुछ स्टेप्स हैं जो हम ले सकते हैं, और काफ़ी तरह की ऐसी क्लॉजेज हैं, चीज़ें हैं जो हमें बाइंड करती हैं, जो टेनेंट्स को बाइंड कर लेती हैं। तो जो आपसे बन पड़ता है वो आप प्रिकॉशंस लीजिए। बाकी जिसने लॉ को तोड़ना है वो तो किसी भी लॉ को तोड़ देगा। लोग लाइटें भी जंप कर रहे हैं, लोग बॉर्डर्स भी क्रॉस कर रहे हैं, लोग मर्डर्स भी कर रहे हैं, लोग रेप भी कर रहे हैं, वो तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, बट यू शुड टेक योर प्रिकॉशंस। और वन मोर थिंग, आप अपनी एडवांस सिक्योरिटी लेके रखिए, उसके बाद आप उनसे सिक्योरिटी चेक्स लेके रखिए। सपोज वो आपका किराया दे के निकल जाते हैं और उसमें लिखिए कितने फिक्सचर्स हैं, ये चीज़ें हैं, अगर आपने नहीं दिया तो हम आपका चेक लगाएंगे। पार्ट ऑफ एविडेंस बन जाता है हमारा, या ये पार्ट ऑफ एविडेंस है आपके पास। देखिए, अगर आप जैसे आप चेक किसी का लेकर, स्ट्रॉन्ग हो जाती है हमारी रिकॉर्ड थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और कोई भी इज्जतदार आदमी अगर वो किसी के पास थोड़ा सा भी कोई इज्जत बाकी है तो वो कानूनी कार्रवाई से डरता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बदनामी से डरता है। बदनामी से डरता है। अब चेक बाउंस है, जैसे मैं चेक किसी को काट के दे देता हूँ, सपोज वो चेक डिसऑनर हो जाता है, दैट्स अ क्रिमिनल केस। और सर केस तो जब हो ना, वैसे ही बंदे को एक शर्म आ जाती है वो चीज़ की, बंदा हाथ पैर मारता है कि यार ये हो गया, ये वो। यस, मैंने देखने में आया है, मेरे पास काफ़ी केसेस आते हैं जहाँ पे लीगल नोटिस सेंड करने से ही दूसरी पार्टी शांत हो जाती है। रिकवरी केसेस होते हैं। लेट्स से हम मोहाली में रहते हैं, आपके पास अमृतसर के कुछ लोग आ गए अपना किराए पे रहने के लिए, और लेट्स से ही इज़ अ गवर्नमेंट सर्वेंट, और उन्होंने आपका किराया नहीं दिया और वो वहाँ से चले गए। अब आपके पास उनके चेक्स पड़े हैं, सिक्योरिटी चेक्स, आपके कंट्रैक्ट में है कि भैया अगर नहीं दोगे तो आप इसको लगा सकते हो। आपने वो चेक लगा दिया और नोटिस भेज दिया आपने उनके अमृतसर के एड्रेस पे और उनके गवर्नमेंट के जहाँ वो जॉब करते हैं, और अगर नहीं देंगे तो सैलरी अटैच होगी, तो लीगल पे आपका काम हो गया। राइट। तो ये अवेयरनेस आपको स्टार्टिंग में एक एडवोकेट या लीगली वेल इन्फॉर्म्ड प्रोफेशनल ही दे सकता है। अब सर ऐसे ही पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस है, हमारे पास अब स्टाफ आते रहता है इधर रहने, जो सपोर्ट स्टाफ जिसे हम कह देते हैं, कोई बिहार से, कोई कहीं से। तो पीछे कुछ इशू आया है एंड हमने मतलब किसी से एक एडवाइस ली, तब जो मेरा एक बैचमेट था वो तब पीयू में, ही वाज जस्ट स्टडिंग, तो उन्होंने तब मुझे ये चीज़ बोला, मतलब वी वांटेड टू चक आर सपोर्ट स्टाफ आउट, चक एज एन कि कुछ तो भी प्रॉब्लम होगी तो म्यूचुअली हमें था कि यार आप जाओ, विल हायर समवन एल्स। अब उस टाइम पर मुझे ये चीज़ पता चलता है जी कि इसे कितने साल हो गए, किसने मुझे बोला, मैंने कहा अभी इसे 8 साल हुए हैं, तो कहते हैं दिस इज़ द राइट टाइम, आप ढूंढ लो, अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम है रिप्लेसमेंट की, अगर इनका 10 साल पूरा हो जाए तो इनकी एक फेवर में लॉ आ जाता है, जैसे हम लेबर लॉ कुछ होता होगा। तो ये चीज़ मेरे माइंड में बैठ तो गई सर, पर मुझे ये नहीं पता कि ये चीज़ कैसे पॉसिबल है, इसका भी सिविल लॉ से ही कुछ रिलेशन है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये चीज़ एग्जिस्ट करती है सर? नहीं, वैसे ये एग्जिस्ट नहीं करती है, ऐसा कुछ नहीं है। जो आप कहने की कोशिश कर रहे हैं वो मेरे ख्याल से एडवर्स पोजेशन की बात कर रहे हैं। एडवर्स पोजेशन मुझे टेक्निकलिटी नहीं सर पता, टोटली डिफरेंट चीज़ है। Okay. ऐसा कुछ नहीं है कि अगर कोई एम्प्लॉई आपने रखा है तो उसका कोई राइट क्रिएट हो गया। हाँ, डेफिनेटली अगर आपने जो उनको सैलरी प्रॉमिस करी है आप नहीं दे रहे हैं, आप वो नहीं कर रहे हैं, वो उनका राइट बनता है हर समय, पर ऐसा कुछ नहीं है। एक मिसकंडक्ट के ऊपर आप अपने एम्प्लॉई को निकाल सकते हैं, आप उनको नोटिस इशू कर सकते हैं, आप उनको बता सकते हैं कि दिस इज़ वेरी रॉन्ग। हाँ, इसमें ये ज़रूर कहूँगा कि जब भी आप अपना कोई एम्प्लॉई रखते हैं या कोई हाउस हेल्प रखते हैं तो उनकी पुलिस वेरिफिकेशन आप ज़रूर करवाएं।
क्योंकि आपको दूसरी स्टेट से या दूसरी सिटी से कोई इंसान आया, आपको उसकी बैकग्राउंड नहीं पता है, तो आपको उनके पूरी इंफॉर्मेशन लेके, डाटा लेकर, डॉक्यूमेंटेशन लेके आपको नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में देनी बहुत ज़रूरी है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सर अब मुझे एक चीज़ बताओ, रेप का कैसे लोग मिसयूज़ कर रहे हैं, लॉज क्या है रेप के लिए, और ये कैसे एक आजकल बहुत न्यूज़ आ रही है सुनने में, बट किसी को भी क्लैरिटी नहीं है कि जी इसके लिए ये लॉज हैं और लोग ऐसे मिसयूज़ कर रहे हैं, ऐसे हम बच सकते हैं। ये सर बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है आजकल। ये मुद्दे ऐसे हैं जो कोई एज गैप नहीं देख रहे। आजकल पेरेंट्स अपने लड़कों को भी बाहर भेजते हुए 4 बार, जैसे पहले नहीं होता था हमारे नॉर्थ इंडिया से कोई मुंबई जा रहा है जी, वहाँ जेब कतरे बड़ा तेज शहर है, जूते में डाल लेना नोट। अब ऐसे ही मेंटेलिटी एक बन गई है कि यार रेप लॉ बढ़िया रखें, आपने गलती करी है या नहीं करी है बात की बात है, बट इसका मिसयूज़ बहुत कर रहे हैं, तो यहाँ सावधान हो जाओ। मतलब हर फादर अपने बेटे को ज़्यादातर चाह रहा है ये चीज़ बताना, तो आप बीइंग इनटू दिस थिंग थोड़ा सा इसकी टेक्निकलिटी सर एक्सप्लेन करो। इसकी टेक्निकलिटी अगर मैं एक्सप्लेन करने लग जाऊंगा तो हमारे को 10 पॉडकास्ट और बनाने पड़ेंगे इतनी लेंथ के। सर बना लेंगे, बट एक समराइज हो जाए कि हाँ, मैं आपको समराइज करने के लिए एक बेसिक बात बताता हूँ। देखिए, कभी भी किसी लॉ को किस तरह से मोल्ड किया जाना है, कैसे करना है, वो एक सेपरेट सिचुएशन होती है। मैं आपको एक बेसिक बात बताता हूँ, आप इसे रिलेट कर पाएंगे। एज ए लेमैन समझाता हूँ मैं आपको। वन पर्सन इज इन अ रिलेशनशिप विद अनदर पर्सन, एक मेल और फीमेल में एक रिलेशनशिप है, और वो अपने कंसेंशुअल सेक्स करते हैं कि जो आपस में उनका इंटीमेसी हुई कंसेंशुअल है। 4 साल, 5 साल, 3 साल, 1.5 साल, 2 साल सब कुछ बहुत अच्छा चलता है। वन फाइन डे किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है। वन फाइन डे कोई एक बात दूसरे की बुरी लग जाती है। इट कैन बी एनीथिंग, या शादी होनी थी, पेरेंट्स नहीं माने, पहले दोनों पार्टीज कहती, कुछ भी हुआ। उस वक्त एक पार्टनर कहता है कि नहीं जी, ये तो मेरा मिसयूज़ किया गया, मुझे तो शादी का झांसा देकर सेक्स किया गया, राइट? वो कंसेंशुअल सेक्स नहीं था। मेल कहता है ये तो कंसेंशुअल सेक्स था। एनीवे, FIR इज रजिस्टर्ड, ट्रायल गोज ऑन फॉर लेट्स से 3 years, 4 years, 5 years। तो वो 3 years, 4 years, 5 years के बाद, अगर मैं पूरी बात करूँगा, अगर वो मेल एक्विट हो जाता है, बरी हो जाता है, तो 3, 4, 5 साल का जो टॉर्चर है, एक स्टिग्मा है, एक रेप केस को देखने का, स्टिग्मा शायद उससे भी बड़ा है, एक हैरेसमेंट है, वो तो उसने फेस की। और ये जो ऑफेंस है, इट इज़ ट्राइबल बाय सेशन, यानी कि अगर वो मेल इस केस को हार जाता है तो स्ट्रेट वे ही गोज बिहाइंड द बार्स, और उसके बाद उसकी अपील होती है लेट्स से हाई कोर्ट, और आने वाले दिन 5 साल और बाद उस अपील को सुना जाता है, और उनकी बेल होती है लेट्स से आने वाले साल बाद, राइट? तो आने वाला टाइम भी ख़राब हो गया। तो एक प्रेशियस ईयर्स ऑफ द टाइम अपनी लाइफ के तो निकल गए ना। तो अब ये एक बड़ी थिन लाइन है, एक बड़ी थिन लाइन है। आप इसको डिफाइन ही नहीं कर सकते कि क्या कंसेंशुअल सेक्स है, क्या कंसेंशुअल सेक्स नहीं था, उसको तो प्रूव करना पड़ेगा। और एक बेडरूम ही मुझे लगता है ऐसी जगह है सर जहाँ ना कोई CCTV है, मतलब वो सबसे ज़्यादा प्राइवेसी वाली जगह है। तो शायद एविडेंस लाना और वो एग्जैक्टली क्या कौन सी पार्टी सही है वो प्रूव करना शायद बहुत हार्ड हो जाता है। यस, ऑन दी अदर हैंड अगर चलो मैं दूसरी फेवर की बात करता हूँ, ऑन दी अदर हैंड अगर उस FIR को रजिस्टर नहीं किया जाता है तो इनोसेंटली अगर किसी लड़की के साथ गलत हुआ है तो क्या करेंगे आप? तो ये सिस्टम एक बड़े अजीब तरीके चल रहा है, और कन्फ्लिक्टिंग जजमेंट्स आती हैं। आज एक जजमेंट आती है, अच्छा कई बार हम जजमेंट से बहुत डिपेंड करते हैं, अखबार में पढ़ लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, हाई कोर्ट ने ये कहा, लेकिन हर जजमेंट उन फैक्ट्स पे बेस्ड होती है। वो हर जजमेंट के फैक्ट्स डिफरेंट होते हैं, और एक नई FRI उसके फैक्ट्स डिफरेंट हैं। तो ये एक प्रोसेस है। आई मीन आई कैन नॉट कॉल इट अ लीगल प्रॉब्लम, अगेन मैं कहूँगा एक सामाजिक प्रॉब्लम है। और अगेन सर पैरेलली ज़्यादा इसमें मिसयूज़ इस तरह से शायद चल रहा होता है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस वो अपना केस वापस लेने की जो एक डिमांड रहती है दूसरी फीमेल की साइड से कि इतने लाख दे दो या इतने पैसे दे दो, हम वो चीज़ वापस कर। देखिए वो बैक चैनल एफर्ट्स हैं। अब अनफॉर्चुनेटली हम उस चीज़ को भी डिनाई नहीं कर सकते कि जब कोर्ट में केस चल रहा होता है तो कोर्ट के बाहर भी पार्टीज़ की बात चल रही होती है, सेटलमेंट की बात चल रही होती है, और किस पार्टी के मन में क्या है हम नहीं कह सकते। किस इंसान ने सच्ची FIR कराई है, किस इंसान ने झूठी कराई है, ये हम उसके अंदर घुस के नहीं देख सकते। तो अगेन इट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ एन इंडिविजुअल, इसमें लॉ का कुछ है ही नहीं। और सर इसका डर इतना ज़्यादा है कि मैंने कहीं थोड़े दिन पहले पढ़ा था कि सिर्फ पता नहीं 10 या 20% रेप के केस फाइल होते हैं, आधे तो ब्लैकमेलिंग पर चल रहे हैं कि मैं ऐसे कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी। मतलब अब जिस बंदे का मेंटल लेवल नहीं कह सकते, पर जो ज़्यादा कोई लोग ज़्यादा बोल्ड होते हैं, झेलने की क्षमता ज़्यादा है, कई लोग सेंसिटिव होते हैं,
अब कई लोग जैसे ब्लैकमेलिंग में ही सर बेचारे सुसाइड भी किया हुआ है कई लोगों ने इस चीज़ों को लेकर, क्योंकि स्टिग्मा इस लेवल का है। तो ये काफ़ी ऑल इन ऑल सर इसके लिए कुछ और रूल्स निकलने चाहिए या थोड़ा सा इस चीज़ को बेटर करना चाहिए। इस चीज़ का हल कोर्ट्स में नहीं है, इस चीज़ का हल गवर्नमेंट और स्टेट में है, एक पॉलिसी मेजर है। अब आप देखिए, अब कोर्ट के पास मैं फिर वहीं आता हूँ बात पे, एक कोर्ट में लेट्स से 500 केस पर डे लगा हुआ है, लेट्स से 100 केस पर डे लगा हुआ है, उसमें से 5 केस लेट्स से 20 केस रेप के हैं और ये महीने के आप केसेस लगा लीजिए। अब कोर्ट ने तो अपना माइंड अप्लाई करके ही उसमें डिसीजन देना ना, जो डिले होना है वो होना ही है। तो वो प्रोसेस तो कोर्ट को फॉलो करना ही करना है, राइट। तो अब उसमें किसकी गलती है किसकी नहीं है वो तो एट द टाइम ऑफ ऑर्डर पता लगेगा। इन द मीन वाइल दोनों पार्टीज़ के मैं कह रहा हूँ, अगर किसी ने गलत केस किया है या सही केस किया है, दोनों के प्रेशियस ईयर्स ऑफ लाइफ तो चले गए। तो ये जहाँ तक मुझे लगता है कि ये एक मैसेज सोसाइटी में देने की कोशिश होनी चाहिए, वेयर पीपल शुड अंडरस्टैंड कि फीमेल्स भी सेंसिटिव हैं, मेल्स भी सेंसिटिव हैं, फीमेल्स भी रिसीविंग एंड पे हैं, मेल्स भी रिसीविंग एंड पे हैं, और सामाजिक संस्थाओं का इसमें बड़ा अहम रोल हुआ है जहाँ तक मैं मानता हूँ। कोर्ट में केस आया तो कंटेस्ट करना ही पड़ेगा ना, किसी के ऊपर रेप केस चल गया तो उसको वकील करना ही पड़ेगा, उसको कोर्ट जाना ही पड़ेगा, और जिसने केस किया है उसको भी कोर्ट में विटनेस देने जाना ही पड़ेगा, तो उसका ऑप्शन है नहीं ना। सो अगेन इट बॉइल्स डाउन टू अ बिगर प्रॉब्लम, इट इज़ नॉट अ लीगल प्रॉब्लम। आप मुझे बताइए, आपके ऊपर कोई ऑफेंस का केस पड़ जाता है, लेट्स से आप रेड लाइट जंप कर लेते हो, राइट, आपको मोबाइल पे चलान आ जाता है कि आपका चलान हो गया, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है कि आपको जाके चलान तो भुगतना पड़ेगा ना। सिमिलरली अनफॉर्चुनेटली एक XYZ पर्सन के ऊपर रेप का एलिगेशन लग गया तो उसको फेस तो करना पड़ेगा ना। तो प्रोसेस जो है ना वो प्रोसेस किल कर देता है, दैट प्रोसेस इज किलिंग। सर मुझे पर्सनली लगता है कि हम जैसे अब ह्यूमन बींग्स हैं तो हमारे से रिलेटेड जो केस होते हैं इसकी कवरेज भी ज़्यादा है, मीडिया प्रेशर भी ज़्यादा है, सब कुछ है, बट अगेन अगर एनिमल राइट्स की हम बात करते हैं, मैं पर्सनली एक बहुत बड़ा एनिमल लवर हूँ, ठीक है। मुझे शायद जो मेरा पर्सनल थिंकिंग है, मुझे इंसानों से ज़्यादा जानवरों के लिए बुरा लगता है। तो बट सर इन्हें जस्टिस मुझे लगता है नहीं मिल पा रही, और यू हैव बीन प्रैक्टिसिंग फॉर अ गुड टाइम नाउ, तो आपको शायद ज़्यादा पता होगा, क्योंकि मैं काफ़ी हमारे व्यूअर्स भी सर एनिमल लवर होने वाले हैं, ठीक है। हमें ये तो पता चल जाता है कि जी किसी ने ये फलाने डॉग को हिट किया, सोसाइटी इकट्ठी होगी, व्हाट नेक्स्ट, वो व्हाट नेक्स्ट कभी हम तक आता ही नहीं। तो सर आपसे यही जानना चाहता हूँ कि ये लॉज कितने स्ट्रिक्ट हैं और इस पर सीरियसनेस, मतलब सीरियसली इन चीज़ों को लिया जाता है, इस पे एक्शंस पिछले कुछ सालों में हुए सर? देखिए काफ़ी इंसिडेंट आए सर। मैं बताता हूँ, लॉ को इन्वोक करना पड़ता है। आपने देखा कि आपके सामने कोई ऑफेंस हो रहा है तो ये आपकी ड्यूटी या मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस ऑफेंस को रिपोर्ट करना। जैसे हमारे यहाँ पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, म्यूनिसिपल कमिटीज़ को ये बात बताई गई है, उनके पास अधिकार में एक क्षेत्र में आता है कि स्ट्रे डॉग्स को पिक कर लेना, फिर उनको स्टरलाइज करना, फिर उनको किसी जगह पे रखना, या स्ट्रे काउस को पकड़ना, उनको वहाँ पे शेल्टर होम्स में रखना। और एक स्पिक नाम की सोसाइटी है, मेनका गांधी जी द्वारा चलाई जा रही है, वो बड़ी एक्टिवली इट्स परफॉर्मिंग, इट्स डूइंग इट्स ड्यूटी। तो अथॉरिटीज़ हैं, लॉज हैं, एनजीओज़ हैं, उसको हमें इन्वोक करना पड़ेगा। देखिए हम कहते हैं कि हम इतने करोड़ की जनता है, अगर इतने करोड़ की जनता में से हर एक इंसान भी, लेट्स से 10% इंसान भी जागरूक हो जाए कि ये राइट है, ये तरीका है, इस तरीके से मैं लॉ को रोकूंगा, तो इन्वोक हो जाएगा लॉ। बट हम लोग बॉदर नहीं करते ना, हम लोग बॉदर नहीं करते हैं। अब जैसे लेट्स से मैं आपकी बात करता हूँ, आप सोशल मीडिया में हैं, यू आर डूइंग पॉडकास्ट, आप पॉडकास्ट करके अवेयरनेस फैला सकते हैं, लोगों को अवेयर कर सकते हैं। हम लोग एक पॉडकास्ट कर सकते हैं कि इसके लिए लॉज क्या हैं, कैसे इन लॉज को इन्वोक किया जा सकता है, राइट। सो दिस इज़ हाउ थिंग्स आर गोइंग ऑन। सर अवेयरनेस ही बात आई ना, अब देखो इंडिया में पता नहीं बाहर भी हो रही है चीज़, मैं तो बचपन से देख रहा हूँ कि जी कोई कांड हो गया हमारे आगे, हर बंदा दूसरे पर डाल देता है कि मैं नहीं करूँगा पुलिस को कॉल, तुम करो तुम करो तुम करो। लोग अपना नाम आने से क्यों डर रहे हैं? ये बहुत रिलेटेबल चीज़ है, और हर किसी ने एट सम पॉइंट ऑफ देयर लाइफ किसी कांड के दौरान या सामने कुछ विटनेस करते हो ये चीज़ फील करी होगी कि यार आपका मन करता है कि हेल्प करें, पर आप बैक ऑफ कर देते हो कि यार साला फालतू में नाम आएगा, नंबर आएगा, कर लेंगे, इतने लोग हैं कर लेंगे। प्रणव, इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें ये नहीं है लीगली नहीं, इसमें ये नहीं है कि सिर्फ नाम आ जाएगा, इसके और भी रिपरकशंस हैं। देखिए मैं आज हम बात कर रहे हैं ना इसमें, क्योंकि देखिए थिंग्स फिर बड़ी एक्सपैंड हो जाएंगी। आज हम बात करते हैं इस चीज़ को लेकर कि प्रॉब्लम क्या है।
और उसका पॉसिबल सोल्यूशन हर चीज़ का है। जहाँ पॉलिटिकल विल होती है वहाँ सोल्यूशन होता ही होता है। अब आप बताइए, मैं आपसे बात करता हूँ, प्रणव देवगन इज गोइंग ऑन अ रोड, वहाँ प्रणव देखता है कि एक इंसान 4 लोगों को अपनी बंदूक से शूट कर रहा है। तो पहला तो आपने ऑफेंस होते हुए देखा, पहली बात आपके मन में आएगी कि भैया ये उसको शूट कर रहा है, मुझे भी कर देगा। यू विल नॉट एंटर इनटू दैट। सेकेंडली, अगर आप कहते हो कि जी मैं तो बड़ा दलेर हूँ, मैं तो गोली से नहीं डरता हूँ, है ना, तो मैं पुलिस को कॉल करूँगा, आप चोरी छुपे जाके पुलिस को कॉल भी कर देते हैं, तो कल को आपको कॉल बैक आता है जी आपने रिपोर्ट किया था, आप कोर्ट नहीं जाओगे, क्योंकि आपको लगेगा कौन जाएगा बार बार कोर्ट। फिर आपको लगेगा कौन टाइम वेस्ट करेगा। फिर आपको लगेगा यार मैं कोर्ट जाऊँगा, मैं इसकी FIR लिखाऊंगा, तो जिसने उस इंसान को गोली मारी हो मुझे भी थ्रेट करेगा। विटनेस प्रोटेक्शन लॉज हमारे पास नहीं है इस समय, राइट। तो ये मल्टीपल चीज़ें हैं। तो हम लोग बात करते तो बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे सामने ऑफेंस हो हम रिपोर्ट करें, बट वाई टू? आप किसी इंसान ने कोई कुत्ता पाल रखा है, पेट डॉग है, और उस पेट डॉग ने आके किसी स्ट्रे डॉग को काट लिया, ये लेट्स से आपके बच्चे को काट लिया, आप रिपोर्ट करके देखो, वो फैमिली आपकी दुश्मन बन जाएगी। तो सर मेरा यही था पूछना कि फॉर एग्जांपल मैं रिपोर्ट कर दिया कोई क्राइम होता, राइट, कब तक और कब मुझे वहाँ प्रेजेंट अपनी लगानी पड़ेगी हाजिरी? वेरी गुड क्वेश्चन। क्योंकि ये शायद अगर लोगों को क्लैरिटी मिल जाए तो काफ़ी लोग, वो कईयों को एग्जैजरेशन लग रही होगी, मन में ही अज्यूम किया होगा उन्होंने कि यार ऐसे होगा तो ऐसे होगा, तो उन्हें पता चल जाए कि यार इतना भी कुछ नहीं है, या जितना आप सोच रहे हो सिर्फ आपको तब जाना पड़ेगा। और ये वेरी गुड क्वेश्चन। अगर आपने किसी ऑफेंस को रिपोर्ट किया है तो आप उस ऑफेंस के लिए इन्फॉर्मेंट बन जाते हैं। पुलिस के लिए आप एक इन्फॉर्मर हैं, इन्फॉर्मेंट हैं और एक विटनेस हैं। तो उस समय सबसे पहले तो जब आपने पुलिस को रिपोर्ट किया तो पुलिस को स्टेटमेंट देने के समय आपको जाना पड़ेगा। उसके बाद जब FIR रजिस्टर हो जाती है और कोर्ट में केस जाता है, तो जब आपकी एविडेंस होगी, जब आपको कोर्ट गवाही के लिए बुलाएगा, आपको तब जाना पड़ेगा। ओके। और जब दूसरे वकील साहब आपसे जिरहा करेंगे तो आपको जाना पड़ेगा। तो इफेक्टिवली देखा रहे 2 या 3 या 4 बार केस, चाहे 5 साल बाद चले। अब जाना चाहते हैं आप रोज़ जाइए, प्रोसीडिंग देखना चाहते हैं आप जब मर्जी जाइए, लेकिन मजबूरी में आपको उसी समय जाना पड़ेगा। तो कोई इतनी बड़ी हरासमेंट नहीं है अगर हम सोच ही लें कि हमने एक ऑफेंस को रिपोर्ट करना है। तो सर रिसेंटली अभी एक बहुत वायरल हुई है वीडियो चंडीगढ़ की, पूरे पैन इंडिया में गई है वीडियो। एक वकील साहब जो खुद को जज बता रहे हैं, वाइट स्कॉर्पियो, सब नहीं देखी है हमने। तो सर ये वकीलों का खौफ हटा हुआ है या किस बात का? देखिए, इसके बारे में मैं कोई टिप्पणी इसलिए नहीं करूँगा कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है। क्या सही है क्या गलत है कोर्ट अपने विवेक से डिसाइड करेगा, तो इसमें मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर कोई एक इंसान अपने आप को जज बताता है, मजिस्ट्रेट बताता है, या कहता है कि मैं IAS ऑफिसर हूँ, तो ज़रूरी नहीं कि वो वकील हो, कोई भी इंसान बता सकता है। कोई भी चाह चलता है इंसान किसी को गुमराह करने के लिए कह सकता है जी मैं तो मिनिस्टर का रिलेटिव हूँ, मैं तो IAS ऑफिसर हूँ, मैं तो पुलिस वाला हूँ, मैं सिविल में आ रहा हूँ, है ना जी। तो इस इंसिडेंट को आप वकील कम्युनिटी के साथ मत जोड़ें। पर सर जितना कॉन्फिडेंस उस वकील का मैंने देखा, मुझे इससे वही सेइंग याद आ रही है कि लॉ मेकर इज़ द लॉ ब्रेकर। अगेन मैं अभी इस पॉडकास्ट की शुरुआत में आपसे कहा था कि बीइंग इंटेलिजेंट डज नॉट मीन दैट आई कैन नॉट बी रॉन्ग, इट गिव्स मी मोर पावर टू बी रॉन्ग। सो कोई इंसान अपनी स्किल को कहीं भी यूज़ करता है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई इंसान अगर कह रहा है कि जी मैं तो मैजिस्ट्रेट हूँ, तो वकील ही बोल सकता है, एक आम आदमी भी चलता बोल सकता है। तो इसको आप कम्युनिटी से ना जोड़ें। एक राह चलते गाड़ी है, अब देखिए मामला वायरल हो गया, पब्लिक में आ गया, इसलिए चलो मीडिया में लोगों को एक प्रश्न करने के लिए मिल गया। लेकिन ऐसा नहीं है, राह चलते 100 ऑफेंस होते हैं, ना जाने कितने लोग वहाँ पे जाके कोई ऑफेंस करते होंगे, कैसे करते होंगे। तो इस चीज़ को आप उससे मत जोड़िए, एक कम्युनिटी का कोई वो नहीं है। पर सर फिर मैं कम्युनिटी की भी अभी बात करता हूँ। राइट, कुछ बहुत बड़े बड़े एलिगेशंस लग रहे हैं, पूरी कम्युनिटी की यहाँ बात हो रही है सर। मैं नेगेटिव होना नहीं चाहता, बट एलिगेशन थोड़े से नेगेटिव ही लगे हैं। मोस्ट वेलकम। कि लोग अब जैसे ये 3 बहुत मेजर हैं सर। एक तो कह रहे हैं कि वकील के पास जाओ, उतना मुद्दा होता नहीं जितना डरा देते हैं, बढ़ा चढ़ा कर बता देते हैं। ये बंदा बस उनकी राय देखता है कि प्रभु आप ही बचाओ हमें। तो एक तो ये चीज़ होगी सर। राइट। एक सर तारीख पे तारीख देने का, अभी भी वो सनी देओल की मूवी तब की आकर चल गई और इनकी तारीखें अभी भी चल रही हैं। ये भी सर पूरे कम्युनिटी पर ही धब्बा लगता है। और सर एक स्ट्राइक पर बैठने का क्या सिस्टम है? क्योंकि यहाँ वकील स्ट्राइक पर बैठ जाते हैं, वहाँ बेचारा जो जिसका केस चल रहा है वो तो वैसे ही उसका सब कुछ ख़राब हुआ हुआ है, और यहाँ आके और उसका डिले हो जाता है।
तो ये सर आपको नहीं लगता थोड़ा सा इधर देखिए आपने किसी एलिगेशन कारण से लगाए, चिंगारी उठ रही है? बिल्कुल ठीक है, आपका अपना राइट है, पब्लिक का अपना राइट है, पब्लिक एलिगेशंस लगाती है। मैं सारी बातों का एक ही जवाब दूंगा और एक एक करके दूंगा। पहली बात जो आपने क्या कही, व्हाट वाज द फर्स्ट एलिगेशन? कि सर आते ही डरा देते हैं, हाँ, कि वकील आते ही डरा देते बड़ा हैं अपने चढ़ा कर क्लाइंट बता को। देते हैं। पहली बात तो ये, क्या आपको लगता है कि आज इतनी अवेयरनेस का ज़माना है, इंटरनेट पे सारा लॉ अवेलेबल है, गूगल पे सब कुछ अवेलेबल है, हर तरह का यूट्यूब पे अवेलेबल है, क्या आपको लगता है कि किसी को आते ही ऐसे डरा देना पॉसिबल है? आई डोंट थिंक सो। आज की डेट में ये पॉसिबल नहीं है। मेरे पास कोई क्लाइंट आता है, वो कहता है सर मेरे से ये ऑफेंस हो गया, ये मेरे खिलाफ FIR हो गई, अब उसकी सज़ाई लेट्स से 7 ईयर्स है, तो मैं 7 के 17 तो नहीं बता सकता ना। तो ऐसा आज की डेट में पॉसिबल नहीं है। अब ये प्रॉब्लम एक इंडिविजुअल की भी है। अब आप देखिए, कौन इंसान अगर चाहे तो किसी को नहीं डरा सकता? आप कहते हैं वकील डराते हैं, शायद डॉक्टर्स भी डराते होंगे, कुछ डॉक्टर्स भी डराते होंगे, कुछ एस्ट्रोलॉजर्स भी डराते होंगे, कुछ बट नॉट एवरी। तो ये प्रॉब्लम कम्युनिटी की नहीं है, ये एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम है। आप देखिए, आप फ़र्ज़ करिए, आप किसी लेट्स से, मैं किसी प्रोफेशन को कुछ नहीं बोलना चाहता बिकॉज मैं खुद एक प्रोफेशनल हूँ। आप किसी लेट्स से एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, कोई तो एस्ट्रोलॉजर आपको बोलेगा जी आपकी प्रॉब्लम कुछ है ही नहीं है, चुटकी की बात है, ऐसी सॉल्व हो जाएगी। कोई आपको डरा लेगा, तो कोई आपकी फियर की साइकोलॉजी से खेल रहा है, कोई आपको रेजोल्यूशन दे के आपको वो कर रहा है। तो इट डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। तो इस एलिगेशन के लिए मैं ये कहूँगा कि इसको आप कम्युनिटी से ना जोड़ें आप, बल्कि मैं ये आपके व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि आज की डेट में हर किसी के पास सेकेंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन, इंटरनेट, लॉस अवेलेबल है। तो अपना विवेक यूज़ करें, बात करें, श्योर करें, ताकि कोई भी आपको किसी समय कोई गुमराह ना कर पाए। और सर, एक वैलिड काफ़ी ऑडियंस हमारी एडवोकेट, यंग एडवोकेट्स होंगे, एक मैं चाहता हूँ उनके लिए भी एक मैसेज दें। यंग एडवोकेट्स के लिए मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ कि जब आप एक नई वकालत शुरू करते हैं तो उस समय बहुत मुश्किल होता है किसी केस को वापस करना। आपको दम चाहिए, हौसला चाहिए, बड़ी मुश्किल। आप 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना वेट करते हैं और फिर आपके पास कोई इंडिविजुअल केस आता है और उस केस में जान नहीं होती, वो लीगली वैलिड नहीं होता, और आप कहते हो जी कि अब मैं करूं क्या, क्लाइंट ने मेरे को बोला मैं इतनी फ़ीस दूंगा पर केस में जान नहीं है। अब आप वो केस को पकड़ लेते हैं, आप उसको किसी तरीके से कच्चा पक्का XYZ बना के केस को फाइल कर देते हैं, और फिर आप कोर्ट के सामने, जज के सामने भी एम्बैरेसमेंट का सामना करते हैं, दूसरे वकील साहब के सामने भी एम्बैरेसमेंट का सामना करते हैं, बिकॉज केस में कुछ होता ही नहीं है। और कहीं ना कहीं जब आप वो फीस ले लेते हैं तो आपके अंदर आपका कॉन्शियस भी आपको बोलता है कि यार केस तो कुछ था नहीं, मैंने ऐसे ही डाल दिया। और आने सर के एथिक्स पर भी सवाल आ जाता है, और बहुत उसके बड़ा। 2, 3, 4 साल, 5 साल बाद जब वो केस डिफीट होता है तो बहुत बार होता है कि वही क्लाइंट आपको बोलता है कि वकील साहब आपने केस हरवा दिया, अगर केस में कुछ था नहीं तो आपने किया क्यों? तो आपकी रेपुटेशन खराब होती है। तो ये प्रोफेशन रेपुटेशन से चलता है। शॉर्ट टर्म सोच लेते हैं बट लॉन्ग टर्म नहीं माइंड में सोचते अपने ये में। मुझे किसी खास सीनियर एडवोकेट साहब ने ये बात बताई थी, तो आज भी मेरे को याद है कि केस को मना करने का दम रखो। अगर आप किसी केस को मना करते हो, क्लाइंट को बोल देते हो कि जी ये केस तो आपका बनता नहीं है, तो इनफैक्ट आप उसका भला कर रहे हो। इसकी बजाय मैं आपको ये सजेशन देता हूँ कि अगर आपको पास कोई क्लाइंट आता है तो आप उससे अपनी कंसल्टेशन फीस चार्ज करिए कि सर मैं आपसे 5,000, 10,000, 11,000, 20,000 लूँगा, आपको पूरा निचोड़ लगा के दूंगा कि इस केस में इतनी जान है, इतनी नहीं है, और ये केस बनता है या नहीं बनता है, कितने % बनता है, कितने % नहीं बनता। तो ये फीस लेकर आप उसको एडवाइस दे के उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, अपना धर्म भी निभा रहे हैं, क्लैरिटी दे रहे हो और उसको क्लैरिटी दे रहे हैं। उसका कुछ तो फायदा हुआ आने का। आप उसे 5, 6, 10,000 जो भी लेते हैं उससे आप उसके लाखों बचा रहे हैं और लिटिगेशन बचा रहे हैं। तो सर कमिंग बैक टू द एलिगेशंस, इतना इजीली आपको नहीं स्किप करने देंगे। तो सर दूसरे रह गए अब 2 और एलिगेशन। एक तो तारीख पे तारीख का बताओ सर। एक्चुअली मैं एडवोकेट हूँ ना, तो मैं एलिगेशन से रास्ता उधर का निकाल रहा था, बट यू आर स्मार्टर देन मी। आप मेरे को फिर वहीं पे ले आए। व्यूअर्स को हम अभी क्लैरिटी देना बहुत ज़रूरी है सर। देखिए, तारीख पे तारीख, अगर आपने किसी एडवोकेट को एक लमसम फीस दे दी कि आपकी डिसाइड होगी सर ये मेरी फ़ीस है, मैं आपको एडवांस दे दी, या आपने कहा कि जब सॉल्व हो जाएगा ना केस तो मैं आपको इतनी फीस दूंगा, तो वकील के पास कोई रीज़न नहीं है डेट डलवाने का। अगर मैं एक एडवोकेट हूँ, मुझे पता है इस केस को ख़त्म करवा के मेरे को 1.25 लाख रुपए मिलने हैं, या लेट्स से मेरे पास एडवांस फीस आ गई और फीस तो मैं यूज़ कर ली, उस केस को खींचने का मेरे पास लॉजिक क्या है? आई डोंट वांट टू मेक एक्स्ट्रा एफर्ट। तारीख पे तारीख जो होती है, एक चलो फिल्मी डायलॉग है, इसके पीछे काफ़ी रीजंस हैं। पेंडेंसी ऑफ द केसेस है, आर्गूमेंट्स हैं, कई बार आर्गूमेंट्स, अब जजेस हैं 4 आर्गूमेंट सुन ली, 5 सुन ली, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात कर रहा हूँ, या कुछ है, कई बार उनका स्टैमिना नहीं होता फर्दर आर्गूमेंट्स का, कई बार हालात नहीं होते, कई बार आर्गूमेंट प्रिपेयर नहीं होती,
कई बार Okay. विटनेस नहीं आता, कई बार दूसरे वकील साहब नहीं आते, तो ये मल्टीपल रीजंस हैं। कोई तो एक फैक्टर नहीं है इसमें। यस, तो मुझे नहीं लगता कि एक केस में डेट पे डेट डलवा के किसी वकील को कुछ फ़ायदा है। तो इसका सोल्यूशन ये है कि आप वकील साहब से अपनी प्रॉपर फीस सेट करिए, चाहे ऑन पेपर करिए कि सर ये 3 स्टेजेस हैं या ये स्टेजेस, मैं आपको ऐसे फीस दूंगा, ऐसे दूंगा। तो आई डोंट थिंक, अब पर्सनली अगर मैं एक बात कहूँ, जैसे मैं बोल चुका हूँ ऑलरेडी, कि अगर मैंने किसी से फीस चार्ज कर ली तो मैं चाहूँगा केस जल्दी ख़त्म हो जाए, बिल्कुल। सो दैट मैं एक केस पे लगूँ। तो ये भी एक नोशन है और कुछ नहीं है, फिल्मी डायलॉग है। जो स्ट्राइक पर बैठ जाते हैं बात बात पे वकील। बात इस पे तो इस पे कितने फैक्टर्स एसोसिएटेड हैं किसमें? नहीं, बात पे तो वकील स्ट्राइक पे नहीं बैठते हैं। हम तभी स्ट्राइक पे जाते हैं जब हमारे को हमारी रिस्पेक्टिव बार एसोसिएशन या बार काउंसिल से कॉल आती है, तो उसमें हमें स्ट्राइक पे जाना पड़ता है। तो सर ये थोड़ा बताइए कि अब जैसे सब बढ़िया ज़िंदगी चल रही है सबकी, एक दिन से डिसाइड होता है कि अब ये स्ट्राइक करनी है। आपके वकीलों का आपस में, हाँ जैसे आपने बार काउंसिल का बताया, तो व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं, कहाँ से वो बात आती है कि कौन सलाह करता है इसमें? थोड़ा सा एक क्लैरिटी दो। नहीं, इसमें देखिए मैं बड़ी सिंपल सी बात करता हूँ। स्ट्राइक्स जो हैं तो महात्मा गांधी जी के टाइम की चलती आ रही हैं। पेन डाउन स्ट्राइक्स भी होती हैं, भूख हड़तालें भी होती हैं। एक बड़ी सिंपल सी कहावत है कि बच्चा रोएगा नहीं तो माँ दूध नहीं पिलाएगी। तो कई बार मजबूरन किसी अन्याय को ठीक करने के लिए, उसके लिए हल निकालने के लिए, उसको अपोज करने के लिए हमें स्ट्राइक पे जाना पड़ता है। देखिए, डॉक्टर्स भी स्ट्राइक पे जाते हैं, ट्रक ड्राइवर्स भी जाते हैं, बस ड्राइवर्स भी जाते हैं, एम्प्लॉयज़ भी जाते हैं। तो इस तरह से वकील भी हम एक सोसाइटी का हिस्सा हैं। लास्ट किस चीज़ की थी सर स्ट्राइक? अब ऐसे तो मैं आपको एग्जैक्टली नहीं बता पाऊँगा, बट येस देयर वाज सम इंसिडेंट जहाँ कुछ वकील साहब के साथ कुछ मिसबिहेव किया गया था कुछ लोगों के साथ। तो वो वकील साहब पुलिस स्टेशन गए थे जहाँ उनकी FIR रजिस्टर नहीं हुई है, जो धारा लगनी चाहिए थी नहीं लगी। तो एक जनरल पब्लिक में मैसेज जाता है कि जब वकील अपने आप को जस्टिस नहीं दे पाया, दूसरों को क्या दिलाएगा। तो लोगों ने सोचा कि अब हमारा वकील भाई है, उसके साथ गलत हुआ है, यूनाइट होने का, तो यूनाइट होने का है। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो कई बार मूवीज़ में दिखा देते हैं ना कि वकील छोटी छोटी बात पे स्ट्राइक पे चले गए, मुझे नहीं लगता ऐसा है। कुछ होता है तभी स्ट्राइक पे जाया जाता है। हाँ, ये है कि चीज़ें हाईलाइट ज़्यादा हो जाती हैं कि भाई वकील स्ट्राइक पे चले गए तो यूनिटी है, पैन इंडिया यूनिटी है ना, सारी कोर्टों में स्ट्राइक हो गई, काम डाउन हो गया, तो लोग हाईलाइट ज़्यादा हो जाता है। पर उसके पीछे कारण नहीं देखा जाता कि कोई तो कारण होगा, किसी के साथ कोई तो न्याय हुआ होगा, वरना एक वकील को स्ट्राइक पे जाके फ़ायदा क्या? वकील के भी तो क्लाइंट टूटते हैं ना। फेयर इनफ। अगर मैं स्ट्राइक पे जाता हूँ, मेरे क्लाइंट्स भी तो टूटते हैं। मेरा काम खत्म होगा, मुझे फीस नहीं आएगी, जिस दिन जो फीस आनी थी वो नहीं आई, तो चीज़ें पोस्टपोन होती हैं। तो ये दिस साइड ऑफ द स्टोरी इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सर सारी दुनिया की प्रॉब्लम्स लोग लेकर आ रहे हैं आप तक, अपनी प्रॉब्लम्स, लेकिन आप अपनी प्रॉब्लम्स का क्या करते हैं? ये मैं क्यों पूछ रहा हूँ ये, क्योंकि अभी बहुत करियर ऑप्शंस आ गए हैं मार्केट में। इंटरनेट का टाइम है, पहले एक टाइम था इंजीनियर, डॉक्टर, CA, एडवोकेट, यही सब था। अभी बहुत कुछ आ गया है सर, एक्सपोजर बहुत हो गया सर। इस सब के बीच में आपको ये सही चॉइस लगती है कि यार, या लगता है कि मैं फंस गया? ऑल्सो वेरी मेजर रीज़न वाई आई एम आस्किंग दिस इज़, अभी बहुत एस्पायरिंग एडवोकेट सुन रहे हैं चीज़। मैं चाहता हूँ सर इधर प्लीज़ काले को काला और वाइट को वाइट ही बोला जाए तो बढ़िया है, नो मैटर हाउ हार्श इट मे लुक। क्योंकि अब फॉर एग्ज़ाम्पल ऑफ रोडिंग कर रहा है कोई बंदा, पता है वो रास्ता सारा ख़राब ही है, पर वो इन्जॉय कर रहा है उस चीज़ को, उसकी इन्जॉयमेंट ही ख़राब रास्ता है। तो सेम वे एक ब्लंटली मैं चाहता हूँ कि क्या चैलेंजेस हैं, डेली चैलेंजेस, माइंडसेट कैसा चाहिए बंदे को, थोड़ा सा सर बताइए इस पर। यानी कि आप मुझसे ये पूछना चाहते हैं कि ये प्रोफेशन वर्थ टेकिंग अप है कि नहीं? देखिए, अगर तो आप, क्योंकि मैं खुद इस प्रोफेशन में हूँ तो किसी रीजंस की वजह से हूँ। मेरी फर्स्ट क्वालिफिकेशन थी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। ओके। उसके बाद आई डिड जॉब इन अ प्राइवेट कंपनी। सर इंजीनियर बंदा सब कर लेता है, इंजीनियरिंग ही नहीं करता। यस, ये भी एक तरह का चलो मीम है, नोशन है जो फैली है। प्रॉब्लम ये है कि कई बार उस वक्त, जिस टाइम हमारी बात है 2001 की बात है, जिस समय, या 1996 में गॉट एनरोल्ड इन इंजीनियरिंग, उस वक्त हवा चली हुई थी मेडिकल है, नॉन मेडिकल है, मेडिकल है, नॉन मेडिकल है। तो उस समय भी लॉ वो लोग ऑप्ट करते थे जो बाकी जगह से रह जाते थे, बाकी जगह जिनका नंबर नहीं आता था। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम देखा जाए तो फिर ह्यूमैनिटीज टॉप पे आना शुरू हो गया। तो देयर इज़ रीज़न फॉर दैट, देखो इट्स अ वेरी, अब मुझसे अगर आप पूछेंगे तो इट्स अ वेरी वेरी लुक्रेटिव प्रोफेशन, बहुत बढ़िया प्रोफेशन है। मैं आपकी दोनों बातों का जवाब एक ही आंसर तरीके से दूंगा
कि अगर तो आपको किसी की मदद करके खुशी मिलती है, अगर आपको लगता है कि कोई इंसान किसी लीगल प्रॉब्लम में फंस गया और उसको न्याय दिला के आपको खुशी मिलती है, अगर आपको लगता है कि मैंने किसी को न्याय दिला दिया और उसका काम जल्दी हो गया, अच्छा हो गया, और उसने खुशी से मेरे को अच्छी फीस दी, बद्दुआ दे के नहीं दी, खुशी से दी, अगर आप इस तरह की चीज़ों से रेजोनेट करते हो और स्किल वाइज अगर आप एक्सप्रेसिव हो, अगर आपके पास लॉजिकल स्किल्स ज़्यादा हैं, तो आई थिंक दिस इज़ अ वंडरफुल प्रोफेशन फॉर यू। आपको सिर्फ यहाँ पे अपने ऑनेस्टी को, अपने हार्डवर्क को और अपने फोकस को मेंटेन रखना है। मनी इज़ नॉट द लिमिट, फेम इज़ नॉट द लिमिट, वो सब बाय प्रोडक्ट है, वो सब कुछ बाय प्रोडक्ट है। इट्स अ वेरी वेरी नोबल एंड रॉयल प्रोफेशन। मैं आपको एक बात बताता हूँ छोटी सी, कुछ लोग बातों को मजाक में ले जाते हैं। हम हाई कोर्ट्स में जाते हैं जब, तो हम गाउन पहनते हैं, तो गाउन के पीछे एक पॉकेट लगी होती है। ये अब अंग्रेज़ों के टाइम का चलता आ रहा है ये सिस्टम। तो पॉकेट लगी होती है। बेसिकली वो पॉकेट क्या थी कि जब हम अपना केस लड़ रहे हैं तो हमारा क्लाइंट हमारी उस पॉकेट में कितनी फ़ीस डाल रहा है हमें नहीं पता। तो मेरा ये बायस्ड होना या जजमेंटल होना ठीक नहीं है कि मेरे को तो इसमें फ़ीस ज़्यादा ही है तो मैं ज़ोर से केस लड़ूंगा। तो इतना नोबल और रॉयल प्रोफेशन था ये। आप देखिए हमारे जितने मेन लीडर्स हैं, दे वर ऑल एडवोकेट्स। तो अगर आप इसकी एथिक्स को, प्रोफेशनल एथिक्स को मेंटेन करते हैं और आप में अगर इतना दम है, आप में अगर इतना कॉन्शियस है कि आप अपने एथिक्स को मेंटेन कर सकें, हार्ड वर्क कर सकें और थोड़ा पेशेंस रख सकें कि रातों रात आप शूट अप ना करें, एक्सपेक्टेशन ना करें, दिस इज़ अ वंडरफुल प्रोफेशन। आई एम टेलिंग यू, वंडरफुल प्रोफेशन। आप देखिए ना, अब मैं एक एडवोकेट हूँ, मेरे पास एक डॉक्टर साहब आते हैं तो मेरे को डॉक्टर के साथ डॉक्टर बनना पड़ेगा, उसकी चीज़ को समझना पड़ेगा। मेरे पास कोई लेट्स से इंजीनियर आता है, मेरे को उसके साथ इंजीनियर बनना पड़ेगा, उसकी चीज़ को समझना पड़ेगा। एक डेंटिस्ट आता है, मुझे उसकी डेंटिस्ट्री को समझना पड़ेगा। एक कैमरामैन आता है, मुझे उसकी लाइफ को समझना पड़ेगा। व्हाट अ वंडरफुल प्रोफेशन, यू नो। You are getting into the lives of other people, you are helping other people, you are getting know a lot of things, so you're an all-rounder. So, बड़ा ही इंचांटिंग, बहुत बढ़िया है। एंड मैं आपको बताता हूँ प्रणव, जब आप कोर्ट में से निकलते हैं और आपको लगता है कि आज आपने किसी को न्याय दिलाया, आज आपने बड़ी अच्छी बहस करी, तो इट्स अ वंडरफुल फीलिंग, यू नो। यू स्लीप सो वेल जब आपको लगता है कि मेरा क्लाइंट बड़ा खुश गया, दुआएं देता गया। या इट्स अ वंडरफुल थिंग और बड़ा ही ऑसम प्रोफेशन। वो चीज़ सर पैसे से बढ़कर हो जाती है, पैसे से बढ़ के हो जाती है। और थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ा स्ट्रगल है, बिकॉज ये अब आजकल मैं देख रहा हूँ ना, कई बार सॉरी टू से मैं यूट्यूब देखता हूँ, बहुत छोटे छोटे बाइट्स आते हैं, सब कुछ आते हैं, ऐसे ऐसे लॉज बताए जा रहे हैं, सम पीपल हु क्लेम देमसेल्फ टू बी एडवोकेट्स, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। कोर्टों में हो कुछ रहा है, जस्ट अपने व्यूज़ के लिए ऐसे ऐसे लॉज बताए जा रहे हैं कि इस पर भी लॉ होना चाहिए। यस, इस पर भी लॉ होना चाहिए, यूर राइट, बिकॉज ये कहीं ना कहीं पब्लिक को अपने व्यूज़ के लिए मिसगाइड किया जा रहा है ना। तो वो चीज़ें अगर दरकिनार कर दी जाए और थोड़ा पेशेंस रखा जाए, इट्स एन ऑसम प्रोफेशन, ऑसम। तो सर चलो, इतनी लूप होल्स डिस्कस करते हुए, नेगेटिव बातें करते हुए, बिफोर रैपिंग इट अप, मैं चाहता हूँ कि एक हमारे व्यूअर्स को एक उम्मीदों की किरण देकर जाओ। देखिए, उम्मीद की किरण अगर आपने कहा है तो हमने पेंडेंसी ऑफ द केसेस की बात करी, हमने तारीख पे तारीख की बात करी, हमने कहा वकील गुमराह करते हैं, हमने कहा लेट्स से वकील डरा देते हैं, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। तो अगर हम एक पॉजिटिव माइंड, ओपन माइंड से बात करें तो एक बड़ा अच्छा प्रोसेस कोर्ट्स ने और गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर रखा है, दैट इज़ अ मीडिएशन प्रोसेस। ओके, मीडिएशन के ऊपर सरकार और कोर्ट्स आजकल बहुत जोर दे रही हैं। अच्छा, वो एक प्रोसेस है जहाँ पे कि ट्रेंड मीडिएटर्स आपके दोनों पक्षों को बैठते हैं, उनको समझाते हैं, उनका राजीनामा कराने की कोशिश करते हैं, एंड दे आर ट्रेंड मीडिएटर्स। जैसे कि मैट्रिमोनियल केसेस हैं आजकल, जिस एरिया ऑफ नॉर्थ इंडिया में जहाँ मैं प्रैक्टिस करता हूँ, वहाँ पे ट्रेंड सर्टिफाइड रिलेशनशिप काउंसलर्स आर काउंसलिंग द पार्टीज, सो दे आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द लीगल टीम। यस, जजेस आर रेफरिंग। तो आप उस मीडिएशन प्रोसेस को अवेल करें, खुले मन से अवेल करें, उससे आपका बहुत सारा समय, बहुत सारा पैसा, बहुत सारा हरासमेंट बच सकती है। इसको आप हल्के में ना लें। और सर ये कैसे अवेल होगा? जैसे आपका कोई केस चल रहा है कोर्ट में, दोनों पार्टीज का, दोनों में से कोई भी एक पार्टी कोर्ट को अप्रोच कर सकती है, जी हमें तो मीडिएशन के लिए बात करनी है। कोर्ट अपनी मर्जी से भी दोनों को मीडिएशन में रेफर कर सकता है। बट द प्रॉब्लम हियर इज कि आपको जब मीडिएशन में जाना है तो ओपन माइंड से जाना है कि यहाँ मैं कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहता हूँ। अगर आपने पहले ही अपने दरवाजे बंद कर लिए, ठान लिया कि मुझे तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही नहीं है, तो मीडिएटर विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू मच। दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो नॉर्मली लोगों को पता नहीं है, सपोज करते हैं कि मेरा आपके साथ कोई डिस्प्यूट है और वो डिस्प्यूट अभी कोर्ट तक, पुलिस तक नहीं पहुँचा,
तो हाई कोर्ट्स हैव स्टार्टेड प्री लिटिगेशन मीडिएशन. ओके. यस, आई कैन मूव एन एप्लीकेशन टू द हाई कोर्ट दैट मेरे साथ मेरे कज़न का किसी का XYZ का डिस्प्यूट है, ये इस डिस्प्यूट का नेचर है और अभी कोर्ट में केस स्टार्ट नहीं हुआ है, तो मुझे प्री लिटिगेशन मीडिएशन के लिए ऑफर दिया जाए. दूसरी पार्टी को नोटिस होता है, एक माइनर सी फीस होती है और ट्रेंड मीडिएटर्स वहाँ पे मुद्दे को सुलझाते हैं, तो आपका केस पहले ही सॉल्व हो गया. तो मीडिएशन प्रोसेस को आप पूरा जैसे जिम से पहले प्री वर्कआउट ले लेते हैं हम. यस, वंडरफुल. प्री वर्कआउट ही हो गया. राइट. और मैं तो एज एन एडवोकेट भी मीडिएशन जो है, प्री मीडिएशन को बड़ा प्रेफर करता हूँ. ओके. यस, मैं तो खुद अपने एडवोकेट्स को, आई थिंक वेरी मच न्यू टू अस. यस, मैं तो प्रोफेशनली समटाइम मेरे पास कोई डिस्प्यूट आता है, मुझे लगता है डिस्प्यूट सॉल्व होता है, तो जब मेरे क्लाइंट्स कई बार बड़े एंग्री होते हैं जी कि लीगल नोटिस भेजो जी, हम ये करेंगे वो करेंगे, जब मुझे लगता है कि डिस्प्यूट, आई ट्राई टू चेक विद देम. जब वो कहता है कि सर सॉल्व हो सकता है, तो मैं अपोजिट साइड को बड़ा पोलाइट सा लीगल नोटिस भेजता हूँ जहाँ कहता हूँ कि देयर आर चांसेस ऑफ मीडिएशन, आई ऑफर माई सर्विसेज टू यू, यू कम टू माई ऑफिस, आई कम टू योर एडवोकेट्स ऑफिस, वी कैन सॉल्व इट आउट. तो इट्स अ वेरी गुड विल. जैसे तो मैं अपने कोई यंग बडिंग एडवोकेट्स हैं उनको भी ये सलाह देना चाहूँगा कि प्रोफेशनल एथिक को भी ध्यान में रखें, मीडिएशन की तरफ आप अपना एफर्ट ज़रूर लगाएं. उससे आपकी क्लाइंटल भी बढ़ेगी, उससे आपके क्लाइंट्स को जस्टिस भी बढ़ेगा और एक आपकी रेपुटेशन भी अच्छी फैलेगी और यू विल सेव टाइम एनर्जी ऑफ योर क्लाइंट्स एंड यू कैन चार्ज फॉर इट. इफ आई एम ऑफरिंग मीडिएशन इन माई ऑफिस, आई कैन चार्ज फॉर माई एनर्जी एंड टाइम. ओके. देयर इज नथिंग रॉन्ग, दीज आर माई सर्विसेज. तो मीडिएशन प्रोसेस को आप ज़रूर अवेल करें, ये एक उम्मीद की किरण है. दैट्स इट. चलो, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम एंड बहुत ही रिलेटेबल चीज़ों पर आज आपने अवेयरनेस दी है. Right. जो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना सर कि हर कोई इससे रिलेट कर सकता है और ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, नीड ऑफ द आवर है. और स्पेशली यू प्रैक्टिसिंग इनटू दिस फील्ड, आपसे ये चीज़ सुननी बहुत ही कॉन्फिडेंस अपने में लेकर आएगी लोगों में, आई सपोज. राइट. और इसी के साथ सर आई वुड लाइक टू टेल माई व्यूअर्स, जो इस वाली वीडियो के नीचे हमारा कमेंट सेक्शन होगा उसमें पीपल कैन आस्क डिफरेंट क्वेश्चंस एंड अगली वीडियो स्टार्ट होने से पहले हम उसे आंसर करेंगे सर. राइट. आई एम मोस्ट वेलकम. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. आई एम हाईली थैंकफुल टू यू.